दो लड़के थे या फिर व्यक्ति थे। दोनों एक बार जंगल से जा रहे थे। उसी समय शेर आ गया। दोनों हमेशा किसी न किसी बात में मतभेद रहता था। तो एक ने कहा कि देखो शेर आया है, खा लेगा हम लोगों को। एक काम करते हैं कि हम लोगों को शेर से तेज़ दौड़ना होगा, तभी हम लोग बच सकते हैं। तो दूसरे ने कहा, किसने तुझसे कहा कि मुझे शेर से तो तेज़ दौड़ना है? मुझे तो बस तुमसे तेज़ दौड़ना है। मैं तुमसे तेज़ दौड़ गया, शेर तुम्हें पकड़ेगा और मैं बच जाऊंगा। यही कहानी पूरी तरह से सार्थक होती है साथियों, आपके संस्कृत के शिक्षण शास्त्र के साथ या फिर आपका लैंग्वेज 2 के साथ। लैंग्वेज 1 तो सबका अच्छा होता है, बट लैंग्वेज 2 में आते समय ये 30 नंबर का जो सेक्शन होता है, 30 नंबर का जो सेक्शन होता है, इसको क्या कर देते हैं बच्चे, स्किप करते हैं। और इस पर फोकस नहीं करने से क्या होता है, सब कुछ नंबर में मीन्स कमी आ जाती है। तो आइए आज हम लोग उसी पे बात करेंगे। तो स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म हिंदी क्लब पे। तो हम और आज आप लोग आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट संस्कृत के पेडागोजी के साथ। इस क्लास से आपके 15 नंबर के जो पेडागोजी के कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर होने वाले हैं। इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि इस सब्जेक्ट को आप लोग स्किप कर देते हो, ठीक। लेकिन हमें इसी में नंबर इंक्रीज करना है। कैसे करना है? कम से कम टाइम में आपको कोशिश किया जाएगा कि आज आपका ख़त्म कर दिया जाए। इसके बाद अगर ज़रूरत पड़ा तो दूसरा भी सेक्शन आपको लाया जाएगा। लेकिन ऑलमोस्ट इससे जहाँ आपका फियर होता है, डर होता है, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। हम आपको पहले सिलेबस बताएंगे, फिर आपको हम ये बताएंगे कि पढ़ाएंगे कैसे। और देखिए इतने कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी। सीडीपी में आप बहुत टाइम देते हो, सारे सब्जेक्टों में बहुत टाइम देते हो, लेकिन ये ऐसा है कि आपको हर जगह से इंटरकनेक्ट कराएंगे और आपको ये एक बार में तैयार करा देंगे। वो कहानी शेर वाली हमने इसलिए कहा, बाकी बच्चे भी सब तैयारी करते हैं, आप भी सभी तैयारी कर रहे हो, बट जब इसकी बात आती है तो आप वहाँ पे क्या कर जाते हो, आप भी स्लो हो जाते, वो भी स्लो हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप उनसे तेज़ दौड़ गए, मीन्स क्या हुए, आप उनसे ज़्यादा नंबर ला दिए। तो सारा दौर कंपटीशन का है, एग्ज़ाम आपका शेर है, आपको अपने दूसरे कंपटीशनों से तेज़ दौड़ना है, ठीक है। तो पहले आइए एक नज़र डालिए सिलेबस पे, ध्यान दीजिए सिलेबस में आपका क्या क्या है। यह है संस्कृत का शिक्षण शास्त्र पेडागोजी। अगर हम सीटेट के अकॉर्डिंग इसको लेकर चलें तो व्याकरण इसमें नाम मात्र का आता है, मीन्स कि व्याकरण या ग्रामर इसमें नहीं आता है। इसमें पहला पाठ्यक्रम में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका गद्यांश पद्यांश। यहाँ देखिए, इसको हम अलग से इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप इसको समझो। गद्यांश को ऐसे भी लिखा जा सकता है और गद्यांश को ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब आप भाषा पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि गद्यांश जो है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, गद्यांश हम भी मिस्टेक कर रहे हैं। गद्यांश को ऐसे भी लिखा जाता है और अब गद्यांश ये भी मानक है। अगर आप वर्तनी में या पेपर में बैठे हो हिंदी या संस्कृत में तो ये भी मान्य हो गया है, आधा द य अंश, ठीक। पद्यांश ये आपका सिंगल क्या चीज़ 15 नंबर का सेक्शन होता है। 15 नंबर आपका गद्यांश पद्यांश से और 15 नंबर आपका शिक्षण पेडागोजी से। उसी में से कुछ लोग होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होता है सिलेबस का, तो वो लोग क्या करते हैं, आपको पढ़ा देते हैं व्याकरण बहुत सारा। व्याकरण 2 से या 3 नंबर का आता है, जो आपको किस में आ जाएगा, गद्यांश पद्यांश में ही आ जाएगा। तो आइए आज शुरुआत करते हैं, और ये शुरुआत से हम आपको सब बताते हैं कि चीज़ें कैसे चलेंगी। तो ये 15 नंबर में सबसे अच्छा होता है कि इसकी सॉल्व करने की ट्रिक हम आपको अलग से देंगे। आज हम बात करेंगे बाकी के 15 नंबर पे। ये बहुत इजी सेक्शन होता है, आपको 2 से 3 पैराग्राफ हम सॉल्व करा देंगे, आप उससे क्लियर हो जाओगे। फिलहाल हम लोग कहाँ आ रहे हैं, इसके बाद इस पे, ठीक। तो देखिए इसमें भी कुछ सिलेक्टेड टॉपिक है। आप डरते हो कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, संस्कृत में क्या पढ़ें, कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, कुछ नहीं। अगर आपने हिंदी को बढ़िया से तैयार कर लिया है तो आपका संस्कृत ऑलमोस्ट 80% तक तैयार हो चुका है। ये अतिशयोक्ति हम नहीं कह रहे हैं, सच कह रहे हैं। देखिए आपको हम हिंदी के माध्यम से ही सारा तैयार कराने वाले हैं। देखिए पहला है आपका संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य।
आप दुनिया में कोई भी काम करते हो, आप इस समय हमें पढ़ ही रहे हो, तो आपका कुछ उद्देश्य है कि नहीं है। पहले हम आपको सिलेबस समझाएंगे, उसके बाद आपको हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस एक एक टॉपिक को ले जाएंगे। और ये टॉपिक देखिए, हमने कहा एक ही क्लास में कोशिश करेंगे ख़त्म करने की। क्यों कहें? क्योंकि ये मुश्किल से 5-5 मिनट के टॉपिक्स हैं। 5 मिनट में एक खत्म, 5 मिनट में एक खत्म, मतलब देखते हैं कितना लंबा वीडियो जाता है। लेकिन लिख के देते हैं कि इससे क्वेश्चन आपका 15 नहीं तो 12-13 तो आप कर ही जाओगे। फिर टफनेस कहाँ बढ़ती है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। ठीक, किसी पेपर का 3 मोड होता है। पहला मोड होता है कि क्या होगा, वो इजी होगा, कुछ क्वेश्चन कुछ क्या होंगे, एवरेज होंगे। इजी तो सब कर लेते हैं, एवरेज में जो एवरेज पढ़ा है वो करेगा, तो एवरेज और इजी वो दोनों कर लेता है। लेकिन वही यही दोनों जिसने कमांड कर लिया ना वो क्वालिफाई कर जाता है। मेरिट में कौन आता है? जो कुछ ही क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन जो टफ बनते हैं उसको जिसने कर लिया वो उसका मेरिट हो गया। मेरिट मान लीजिए 5 सब्जेक्ट है, 5 में से अगर 3-3 क्वेश्चन टफ बनाया है तो 3×5 15 क्वेश्चन जो है जो निकाल ले गया, एवरेज और लो तो वो कर ही लेगा। ये 15 जिसने कर लिया वो मेरिट में आ गया। क्वालिफाई करना है तो इजी को और किसको, एवरेज को पकड़ लीजिए, आप क्वालिफाई आसानी से कर जाओगे। ठीक है, चलिए। आप दुनिया में कोई भी काम करेंगे तो उसका एक उद्देश्य होगा। उसी तरह से संस्कृत शिक्षण पढ़ेंगे तो संस्कृत आप पढ़ रहे हैं तो इसका भी कुछ उद्देश्य होगा, तो इसका भी संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य। ठीक, भाषा कौशलम, देखिए ये हलंत जिसके पीछे लग जाता है ना, मीन्स कि वो आधा हो जाता है। म पूरा होता है। जब आपको संधि पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे पूरा है। म को अगर हम तोड़ रहे हैं तो म जब हम ऐसे लिख देंगे तो ये हो जाएगा अ। ये म पूरा नहीं, अ नहीं पढ़ेंगे, म बस इतना ही बोलेंगे म। ठीक, तो ये भाषा कौशलम। तो किसी भी आप भाषा, कोई भी आप लैंग्वेज पढ़ो, या आप हिंदी का पढ़ो, या आप संस्कृत का पढ़ो, या आप इंग्लिश का पढ़ो, या जितने भाषाओं में आप सीटेट या कोई भी भाषा पढ़ सकते हो, सबका एक क्या होता है, पढ़ने का एक कौशल होता है। ठीक, तो सब में सीक्वेंस एक ही चलता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक, और संस्कृत में कैसे होगा? सुनना का श्रवणम, 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 श्रवणम। फिर बोलना का भाषणम। ठीक, सुनना, बोलना, पढ़ना का पठंती या फिर, ठीक, उसके बाद लिखना का लिखंती या लेखनम। ठीक, पठनम, देखिए श्रवणम, भाषणम, आप बोलना को क्या बोल सकते हैं, पठनम या फिर वाचनम, और चौथा क्या हो जाएगा आपका, लेखनम। क्लियर हुआ? ये भाषा के कौशल होते हैं। ये हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, एक एक टॉपिक को इसके बाद सिस्टमेटिकली बताएंगे। हल्की हल्की मिस्टेक कहीं हो जाती है, वो माइंड मत करिएगा, उसको हम फिर सही करा देंगे। भाषा स्वरूपम, भाषा का स्वरूप। कोई भी आप पेडागोजी पढ़ोगे उसमें भाषा का स्वरूप होगा। ठीक, चाहे कोई भी भाषा हो उसका स्वरूप होता ही है। संस्कृत शिक्षण की विधियाँ आप पढ़ोगे। ठीक, कुछ विधियाँ हमने आपको, देखिए हमने आपको सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं। आप शिक्षण विधि का एक टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें से, और जो टैग वर्ड पढ़ोगे उसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको समराइज मिलेंगी। और जब आप इस पर क्वेश्चन करोगे, आज की क्लास के बाद आप संस्कृत का क्वेश्चन करिए, 15 में से 12 आप ला के रहोगे। ठीक है, देखिए संस्कृत शिक्षण से सूत्राणी, शिक्षण की विधियाँ और शिक्षण के सूत्र पढ़ाए हैं। कैसे, किस तरह बताएंगे, यहाँ भी पढ़ाएंगे। ठीक, संस्कृत शिक्षण के सिद्धांत, किसी भी भाषा के सिद्धांत भी होते हैं, सूत्र भी होते हैं, विधियाँ भी होती हैं, उद्देश्य होते हैं, कौशल होते हैं, स्वरूप होते हैं, वही सारी चीज़ें हैं। 5-5 मिनट की टॉपिक्स हैं। आएगा आपका कहानी, कथन, कविता। अब कोई भाषा हो और उसमें कहानी ना हो, ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी ना। तो आइए इंसाफ करते हैं। बिना कहानी और कथा का या कविता का कोई भाषा हो सकता है? कहानी, कथा आप हर जगह पढ़ते हो, कविताएं हर जगह पढ़ते हो, इससे कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो भी बताएंगे। भाषा अधिगम एवं अधिग्रहण। भाषा अधिगम, भाषा का अधिगम जो होता है, ये इंग्लिश में इसको बोलते हैं लर्निंग और इसको बोलते हैं एक्विजिशन। ठीक, मीन्स कि अधिगम एवं अधिग्रहण। अधिगम मतलब कि आप सीख रहे हैं, सीखेंगे। अधिग्रहण मतलब होता है अर्जन, एक क्या होता है, उसको एक्वायर करना। फिर बहुभाषिकता पढ़ाएं आपको, यहाँ भी पढ़ाएंगे। उत्कृष्ट लेखनम, उत्कृष्ट लेखनम का मीन्स होता है अच्छा लेखनम। उत्कृष्ट सुने हो ना, उत्कृष्ट लेवल का लेखन हुआ तो उत्कृष्ट लेखनम। भाषा विकास, कोई भी भाषा हो उसके विकास के बारे में आपको पढ़ना ही है। अधिगम अक्षमता हम आपको बता चुके हैं, इसके पहले हम आपको अधिगम अक्षमता बता चुके हैं, फिर भी यहाँ पे भी हम इसके अकॉर्डिंग बताएंगे आपको। यही आपका सिलेबस था। एक नज़र सिलेबस कंप्लीट हो गया।
अब इसी में से जो आने 15 नंबर आपका इतने टॉपिक्स हैं और आज की क्लास है, प्रयास किया जाएगा कि ये 15 गद्दांश पदांश हमको बता देंगे। 15 नंबर का जो ये टॉपिक है सारा का सारा आपको एक क्लास से हो जाने वाला है, ठीक है। तो आइए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे की चीज़ें इसके बाद करते हैं। और उससे पहले आप ये देखिए कि इसको करना कैसे है, हमें पढ़ना कैसे है, उसकी जर्नी बता रहे हैं कि इसको हम हिंदी के रहेगी तो संस्कृत, लेकिन आपको हिंदी के साथ इंटरलिंक करेंगे। क्यों करेंगे हिंदी के साथ इंटरलिंक क्यों करेंगे? क्योंकि ये सारे सब्जेक्टों में कॉमन आएगी। जो आप यहाँ पेडागोजी पढ़ोगे सेम टू सेम पेडागोजी, सेम टू सेम 1% का रत्ती भर का अंतर आ सकता है। बाकी यहाँ पढ़ लिए तब का वहाँ भी तैयार हो गया, वहाँ पढ़े हो तब का यहाँ भी तैयार हो गया, ठीक। अलग से आपको पढ़ लेना संतुष्टि के लिए, बहुत माइनर अंतर मिलेगा, नहीं तो लगभग सब तैयार होगा। सभी विषयों के लिए उपयोगी, बताया ना कि सभी विषयों में सेम। हमने साइकोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई, आपको यहाँ भी सेम सब देखने को मिलेगा। मज़ेदार तरीके से पढ़ें, और हम और आप आज पढ़ेंगे ना, मज़ा बहुत आएगा, ठीक है। लीजिए, कॉपी पेन लेके जितना आज हमने पढ़ाया, जो पिछली स्लाइड थी उसको लिखना बहुत ज़रूरी है। इसको एक प्रॉपर आप लोग नोट्स बना ही लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, ये कुछ चीज़ें थी, हम दोबारा मेहनत किए हैं। हम चाहते थे कि आप जाके एक बार मेरे टैग वर्ड वाला वीडियो देख लीजिएगा, अपलोड हो चुका है। थोड़ी आवाज़ की क्वालिटी की थोड़ा प्रॉब्लम है, बट समझ में चीज़ें आ जाएंगी। नहीं तो यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ी कम है, वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा थी। मीन्स कि पेडागोजी शुरू करने से पहले हम चाहते थे कि पहले आपको ये बता दें, ये आपका ये वो कीवर्ड हैं कि आपको उस ऑप्शन को पकड़ने में आपकी बहुत हेल्प करने वाली हैं, इसलिए हम इसको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, पहला चीज़ कि अगर कभी भी क्वेश्चन को पढ़ते समय, ये सारे देखिए आपके ऑप्शन में दिखेंगे। आप संस्कृत का, हिंदी का, किसी भी लैंग्वेज का, या किसी भी पेपर का, या साइको का, ईवीएस का, कोई भी आप कर देने जाओगे ना, वहाँ पे सारे आपको ऑप्शन में दिखेंगे। इसके अकॉर्डिंग हम इंग्लिश का सॉल्व भी करा रहे थे। जी हाँ, हम इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, बहुत चीज़ें पढ़ाते हैं, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें मैच कर रही थी। हम जो भी कराएंगे क्वेश्चन, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मैच करेंगे। देखिएगा, ज़रूर देखिएगा, ध्यान दीजिए। बहुभाषिकता मतलब ये कॉलम वो है जो आपको करना है, और ये कॉलम वो है जो आपको ऑप्शन देखते ही इसको काट देना है और इसको कर डालना है, ठीक है। देखिए, बहुभाषिकता, अगर कहीं पे आया बहुभाषिकता तो उसको हम क्या मानेंगे? संसाधन मानेंगे। तो बहुभाषिकता को क्या मानते हैं हम लोग? संसाधन मानते हैं। अगर पेपर आए तो इसको हम लोग संसाधन मतलब क्या? ये हम संसाधन के द्वारा क्या करते हैं? बाइक आपके पास है तो संसाधन आपको कहीं पे पहुंचाती है, कुछ अचीव कराती है। मोबाइल से आप पढ़ रहे हैं, आपको कुछ मिल रहा है, ये आपका संसाधन है। तब एक से अधिक भाषा बहुभाषिकता कहलाती है, आपके लिए क्या करेगी? संसाधन का काम करेगी, ठीक। बहुभाषिकता में प्रायोरिटी किसको देते हैं? प्राइमरी लेवल पे हैं आप मातृभाषा को, मदर लैंग्वेज को, जिसमें बच्चा पैदा होकर जो चीज़ें वो सीखा है, मातृभाषा। महत्वपूर्ण संसाधनम, भाई ये एक लाइन में होगा। महत्वपूर्ण संसाधन है, क्या है? बहुभाषिकता क्या है? महत्वपूर्ण संसाधन है, ठीक। विविध गतिविधियाँ, अगर कहीं भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय आ जाए कि बच्चों को कैसे पढ़ाएं, प्राइमरी लेवल के, देखिए हम ये भी बता रहे हैं क्वेश्चन बनेगा कैसे, तो बच्चों को कैसे पढ़ाएं, तो विभिन्न गतिविधियों के द्वारा बच्चों को पढ़ाएं। कुछ भी आगे पीछे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, संस्कृत में लिखा हो, ये कीवर्ड पकड़ लीजिएगा, विभिन्न गतिविधियाँ। विभिन्न गतिविधियाँ वहाँ पे जरूर लिखी होगी, जैसे ये दिखे ये सही होगा। मतलब कि अलग अलग गतिविधियों के द्वारा बच्चों को हम कौशल पढ़ा दिए। मीन्स हमने कहा कि बेटा तुम कहानी सुना दो, कुछ पोएम सुना दो, उससे उसके भाषा के बारे में जान गए। फिर हम खेल खेल में जान गए, फिर उससे हमने कुछ लिखवा के जान गए। एक से अधिक तरीके हमने अपनाया और इस तरह से बच्चा भाषा को सीख रहा है। कोई बच्चा खेल भी रहा है तो उसके जो सहपाठी किसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उसके मीन्स ये होगा कि अगर वो फुटबॉल खेल रहा है तो मीन्स कि वो उसको नहीं मालूम है इंग्लिश का वर्ड कि किक क्या होता है, तो किक मारेगा, बोलो कि किक करो, तो वो जोड़ लेगा अपने आप को उद्दीपक को अनुक्रिया से। पढ़े हो ना पावला में कि किक को क्या कहेंगे? पैर से हिट करना, किक। अब उसने इंग्लिश का एक वर्ड सीख लिया, किक। समझ गए? हमने कहीं गए, अगर किसी पंडित जी के यहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे आप जाते हो क्या कि हमें गाय का दूध लाना है, पंडित जी के यहाँ गए, जरूरी नहीं है कि संस्कृत पंडित जी ही बोले, कोई भी बोल सकता है। मतलब ऐसे परिवार में गए जिनका संस्कृत से बहुत वो है, जुड़ाव है, उन्होंने कहा कि धेनु का गाय, धेनु का दूध। अब बच्चा जो है वो समझ गया कि धेनु मीन्स गाय होती है।
आ रही हैं चीज़ें समझ में? तो बस वही सारी चीज़ें हैं कि विभिन्न गतिविधियाँ करेंगे तो आप जोड़ने लगोगे। उसके बाद आता है छात्र केंद्रित। ये हम पढ़ा चुके हैं कि विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए, बच्चे के एज के अकॉर्डिंग, उसके संज्ञानात्मक विकास के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, मतलब बच्चे के अकॉर्डिंग छात्र को केंद्र में रख करके हमें विषय वस्तु को बनाना है। ऑप्शन ऐसा दिखेगा, इसको आप मारोगे। देखिए जब आप सॉल्व करोगे ना, ये क्लास लीजिए आज हमारा, और इसके बाद आप प्रीवियस ईयर को सॉल्व करिएगा, पक्का डिट्टो सॉल्व होगा। प्रोत्साहन, आप बच्चों को क्या करोगे, कभी भी उसको हतोत्साहित नहीं करोगे, प्रोत्साहन दोगे, प्रोत्साहित करोगे कि अगर गलती भी हो रही है, त्रुटियां भी हो रही हैं, तो क्या करोगे आप, हाँ बेटा बहुत अच्छा, आगे पीछे कुछ भी लिखा हो, प्रोत्साहन आपको दिख जाएगा, प्रोत्साहनम करके दिख जाएगा। अवसर, अवसर दोगे आप बार बार बच्चे को कि बेटा तुम ये करो वो करो, बार बार गलती कर, बार बार अवसर दो, नहीं तुम दोबारा ट्राई करो, कर ले जाओगे। बार बार ट्राई करने से ही चीज़ें बढ़िया होती हैं। रचनात्मकता, हर बच्चा क्रिएटिव होता है, हर बच्चा रचनात्मक होता है। आप उसको कुछ और कहोगे बनाने को, कुछ और बनाएगा, मतलब नई चीज़ों को इन्वेंशन करेगा, नई नई चीज़ों को सीखेगा। तो हर क्रिएटिविटी सबके अंदर होती है। त्रुटिनाय महत्वपूर्ण, मतलब हमने क्या कहा, ऐसे त्रुटिनाम महत्वपूर्ण है, ठीक। हमने कहा ना कि त्रुटियां महत्वपूर्ण है, बिना त्रुटि किए आप नहीं सीख सकते। आप साइकिल चलाना सीखो, पेन पकड़ना सीखो, पढ़ना सीखो, एक बार में ना आपने पढ़ना सीखा, एक बार में ना आपने साइकिल चलाना सीखा, ना पेन चलाना सीखा। मीन्स कि कई बार त्रुटियां हुई, बार बार प्रोत्साहित मिला, बार बार अवसर मिला, विभिन्न तरीके से गतिविधियां किए, ठीक। तो क्या हुआ, आपके अंदर रचनात्मकता आ गई और आपने अपनी त्रुटियों को सुधारा और आप क्या कर गए, आप अधिगम कर गए। वो पिछले वाले स्लाइड में था ना, अधिगम, आप सीख गए, लर्निंग कर गए, ठीक। समावेशी कक्षा शिक्षा, विभिन्न रंग, रूप, जाति, पिछड़े बालक, अपवंचित बालक, किसी भी तरह से समस्याग्रस्त बालक या बहुत बुद्धिमान बालक, रचनात्मक बालक, प्रतिभाशाली बालक, इन सबको हम लोग एक ही परिवेश में ला के, एक ही कक्षा कक्ष में, एक क्लास में बैठा करके शिक्षा देना क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा। इस प्रणाली को कहेंगे, इस प्रणाली का नाम होगा समावेशी शिक्षा। और जिस कक्षा में उसको पढ़ाया जाएगा उसको कहा जाएगा समावेशी कक्षा। विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोगस्य, हमने कहा ना, ये था विभिन्न गतिविधियां, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करना। कभी हमने कहा कविता करो, एक हो गया। हमने कभी कहा कि कथा कहो, हमने कभी कहा व्याख्या कहो, हमने कभी कहा अभिनय करो। हमने अलग अलग तरीके से उसके हमने भाषा का प्रयोग कराया, अलग अलग संदर्भ दिया। कभी गाय पे दिया, कभी किसी और जानवर पे दिया, कभी पड़ोस पे दिया, कभी परिवार पे दिया, कभी माता पिता पे। मतलब छोटा बच्चा है तो वैसी चीज़ें देंगे ना जो उसके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई हो। तो विभिन्न प्रयोग से भाषा प्रयोग, ये जहाँ भी दिखे ऑप्शन में सही मारना है। स्वाभिव्यक्ति, ऐसी अभिव्यक्ति कि वो बच्चा खुद से अपनी अभिव्यक्ति करे। मीन्स अभिव्यक्ति का मतलब अभि का व्यक्ति, व्यक्ति का अभि मतलब स्वाभिव्यक्ति, खुद का बयान करना, मतलब खुद की चीज़ें क्रिएट करना, या तो बोल के या तो लिख के, अपना अभिव्यक्त करना, खुद का कुछ क्रिएशन निकालना, चाहे बोल के करो या लिख के करो, वो स्वाभिव्यक्ति। तो उसके स्वाभिव्यक्ति को प्रोत्साहन दोगे तभी ना कुछ रचनात्मक कर पाएगा, ठीक। अगर अब देखिए ये क्लियर हो गई, ये आपको करना है, ऑप्शन में मिले तो आपका सही करना है, ठीक। अब आपका आगे नकारात्मक, कि ये नहीं करना है क्या, अब इसी से उठाइए स्वाभिव्यक्ति। अगर आप उसको हतोत्साहित करते हैं, हतोत्साहित मतलब होता है दबा देना, नहीं करने देंगे, गलत कर रहे हो, अगर ये कर दिए तो मीन्स क्या होगा, वो रचनात्मक नहीं हो पाएगा। जोड़ कर देखिए, नहीं हो पाएगा। अगर बच्चा सक्रिय नहीं रहा, निष्क्रिय रहा, इसमें आए क्या आ जाएगा आपका, सक्रिय लिख लीजिए। वर्ड्स बहुत सारे हैं, इसलिए कहें कि हमने टैग वर्ड आपको पढ़ाया है वो आप कर लीजिए। मतलब बच्चे को आप सक्रिय रखोगे। निष्क्रिय हो गया तो नहीं रचनात्मक नहीं हो पाएगा। सीमित नहीं करना है, नीचे से ले चलते हैं, क्या दिक्कत है। सीमित नहीं करना है मतलब बच्चों को लिमिटेड नहीं रखना है, लिमिट में नहीं रखना है, चीज़ों को कम नहीं बतानी है। उसके एज और उसके संज्ञानात्मक विकास के अकॉर्डिंग जितनी चीज़ें उसको बताई जा सकती हैं, जितने शिक्षण अधिगम सामग्री यूज किए जा सकते हैं, हमें कराना है। तो कभी सीमित कब आता है तो ये निगेटिव वर्ड होता है। तो ऑप्शन में देखिएगा सीमित कर रहा है तो निगेटिव वर्ड है। लैंगिक असमानता, लैंगिक असमानता, बच्चों के बीच कभी भी ये भेदभाव हम लोग नहीं डालेंगे कि लैंगिक रूप से कि लड़के ही ये करते हैं, लड़कियां ही ये करती हैं। लड़के भी, होता है ना कि लड़के भी लड़कियों वाला काम कर सकते हैं, कुछ
चीज़ों को छोड़ करके जो प्रकृति ने बांटा हुआ है, और लड़कियां भी लड़कों के जैसा काम करती हैं, सेम चीज़ें, कि उसको छोड़ करके जो प्रकृति ने उनमें इनबिल्ट किया है नेचुरल रूप से। ठीक, कहने का सेंस ये है कि कोई भी काम कर सकते, समाज ने बांटा है काम को, बाकी किसी ने नहीं बांटा। केवल ही मात्र, अगर कोई ऑप्शन में कितना भी अच्छा पॉजिटिव वर्ड हो, मान लीजिए प्रोत्साहन हो गया, वहीं पे लिख दिया केवल प्रोत्साहन, केवल प्रोत्साहन ही देंगे, मात्र प्रोत्साहन ही देंगे, मात्र छात्र केंद्रित ही होगा, नहीं, बहुत सारी चीज़ें होंगी। अब हमने जैसे केवल लगा दिया, ही लगा दिया, मात्र लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, सीमित हो जाएगा, सीमित हो जाएगा ना, तो ये गलत हो जाता है। तो कहीं केवल दिख गया, भले ही उसके साथ पॉजिटिव वर्ड जुड़ा हो, केवल ही मात्र जुड़ गया तो उसको सीमित कर देगा, गलत हो जाएगा। हतोत्साहित, हतोत्साहित का मीन्स क्या होगा कि हमने बता ही दिया हतोत्साहित। व्याकरणम, देखिए हमने आपको उस समय भी बताया था, शिक्षण विधि के समय भी, कि व्याकरण को जो होता है हम इसको तो मानेंगे रॉन्ग, निगेटिव में ही मानेंगे, इसलिए हमने, देखिए हम फंस सकते थे, हम चाहते थे इसको नहीं लिखते, बट हम आपको बताना चाहते हैं ये गलत ही है, व्याख्यान और व्याकरण गलत ही है, ये निगेटिव में ही है। बट इसको आप रटना भी ले लीजिए, ये है बट, अगर कभी चारों विकल्प आपको दिखे, उनमें सारा का सारा ऐसा कुछ हो, गलत हो, लेकिन वहाँ पे लास्ट में कहीं व्याकरण लिख जाए या कहीं पे व्याख्यान लिख जाए, तो वो सही हो सकता है लीस्ट, मतलब अगर बाकी तीनों सही नहीं है, उस अवसर पे हम व्याकरण को सही करेंगे, उस अवसर पे हम व्याख्यान को सही करेंगे, उस अवसर पर हम रचना को सही करेंगे। तीनों आप दिमाग में डाल लीजिए। हम इस मंच पे बोल रहे हैं, कई क्वेश्चन ऐसे प्रीवियस ईयर में हमने डील किए हैं कि संस्कृत के, स्पेशली संस्कृत के शिक्षण के समय क्या हमने कहा ना कि 80% तक से हिंदी से सेम है, लेकिन जैसे ही बात आती है संस्कृत की, कि बिना व्याकरण के अब संस्कृत का ज्ञान कर पाना कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि प्रचलन में भाषा नहीं है। तो अगर तीनों ऑप्शन ऐसे हों जो पूरी तरह से गलत हों, तो लिस्ट इंपॉर्टेंट में व्याकरण हो सकता है। व्याख्यान करके ही संस्कृत प्राचीन काल से सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है ना, तो प्राचीन काल से ही संस्कृत सिखाई जा रही है कि पंडित जी लोग या जो भी क्या करते थे, बैठा करके सामने उनको मौखिक रूप से वाचन करा देते थे, व्याख्यान करके उनको सुना देते थे। रटना तो बच्चे क्या करते थे, उसको रट लेते थे। तो अगर कुछ और नहीं दिखे तो रटना सही होगा। बाकी तीन ऑप्शन में से कोई भी एक अच्छा ऑप्शन दिख गया तब तो ये गलत हुए, लेकिन अगर इनमें से कोई नहीं दिखा, ऐसा कुछ दिखा जो पूरी तरह से, ये तो पूरी तरह से गलत है, तो अब जाके लास्ट में ये लिस्ट इंपॉर्टेंट हो कि ये तीनों में से कोई एक सही हो जाएगा। अदरवाइज रटना गलत, निगेटिव है, व्याख्यान भी निगेटिव है, व्याकरण भी प्राइमरी लेवल पे भाषा के संदर्भ में गलत है। ठीक। दंडनम, सजा, दंड देंगे, सजा देंगे, निगेटिव होगा, ये आप भी जानते हो, बता भी दिया। हमने यहाँ पे जोड़ा बहुभाषिकता, हमने क्या बताया, महत्वपूर्ण संसाधन माना, बहुभाषिकता को महत्वपूर्ण संसाधन माना। ये समस्या नहीं है, समस्या आगे तो काट देंगे, ये बोझ नहीं है, अरे एक से एक भाषा कैसे हम पढ़ाएंगे, समस्या हो गई यार, हमको खुद टीचर को 2 लैंग्वेज नहीं आती, 3 लैंग्वेज नहीं आती है, और बच्चा उसमें कहा गया तो क्या करोगे। इसीलिए आपको प्राइमरी लेवल पे आपको तीनों पेपर कराए, तीनों सब क्या बोला जाता है, लैंग्वेज पढ़ना पड़ता है। क्या लोग बोलते हैं ना, करिए 3 लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, आप क्या करें। 3 लैंग्वेज पढ़ने का यही सीन है कि आपको हिंदी भी आनी चाहिए, उसका मदर जो लैंग्वेज रीजनल जो बच्चा है, एनईपी में भी आ गया है, उसके रीजनल भाषा भी आना चाहिए जहाँ आप सर्विस लेना चाहते हैं। जस्ट लाइक अगर पंजाब का भर दे रहे हैं फॉर्म टेट का, तो आपको पंजाबी भी आनी चाहिए। ये मैटर नहीं करता है कि आप यहाँ पे आके यहाँ की मैं क्या था, यहाँ का मदर लैंग्वेज क्या है, तो वहाँ का मदर लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो आपको एक भाषा, इसलिए 3 भाषा पढ़ाया जाता है। संस्कृत सुपर टेट में क्या होता है, संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश। क्लियर। बोझ नहीं मानेंगे, आपको पढ़ना, आप उतने क्वालिफाइड होकर गए हैं तभी आपकी सर्विस लगी, आपको पढ़ाना ही होगा, बाधा नहीं मानेंगे इस चीज़ को। क्लियर हुआ, इतनी सारी चीज़ें। चलिए इतना तैयार करिए, इसके बाद देखते हैं। क्लास छोटी है और सब कुछ तैयार कराना है, तो मेहनत तो हमको करना ही होगा, कर रहे हैं। वो हो गया, टैग वर्ड हो गया जो ज़रूरी था। अब है कि महत्वपूर्ण शब्द, बस आपको यहाँ थोड़ा मेहनत करना होगा। इसके बाद का जो भी पोर्शन आएगा बहुत मज़ेदार आएगा। इसके बाद आपको संस्कृत के शब्द से रूबरू नहीं होना होगा, बस आप इसको ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद बहुत इजी कॉन्सेप्ट आएंगे। हमने इसको पहले बताया इसलिए
ताकि ये आपका वहाँ पे इंटरलिंक कर सको। आप डायरेक्ट शिफ्ट हो रहे हो ना दूसरी लैंग्वेज में, तो आपको थोड़ी मेहनत तो करनी होगी, और थोड़ा सा मेहनत करके हम 12 नंबर फ्री का पा रहे हैं, 12 से 15 नंबर, तो फिर मेहनत तो करना बनता है ना। जब हम कर रहे हैं तो आप भी कर लीजिए, हमने किया है तो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, इन चीज़ों को बस एक बार दिमाग में बैठा लीजिए, एक बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करके स्क्रीनशॉट करके लिख के रख लीजिएगा। जब लिखते समय जब इनको लिखेंगे ना, तो अपने आप याद होने लगेगा। लिखते समय लिखने लगेंगे तो ये संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, समझ लीजिए यही चीज़ है जो आपको पेपर में आएंगे। तो हिंदी वाले तब समझ जाएंगे, टैग वर्ड तो हमने बता दिया कि अपने टैग वर्ड समझ जाएंगे। अब ये भी उसके आगे पीछे कहीं ना कहीं लगे होंगे, इससे आप ये पता कर लेंगे ना कि अस्ति है, कि पॉजिटिव बोल रहा है, कि नास्ती है, कि नहीं कर रहा है, मतलब कि नहीं होता है कि नॉट नहीं है। तो अगर नहीं है लिख देगा तो क्वेश्चन का आंसर ही बदल जाता है। तो आपको पता चाहिए, चलना चाहिए ना कि अस्ति है कि नास्ती है। सीधा एक नास्ती, ना अस्ति, नास्ती का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए, ना अस्ति, ना मतलब नहीं, अस्ति मतलब है, ना इसको मिला के हो गया नास्ति, चलो कि नहीं है, ठीक। तो जब नहीं है की बात आएगी तो नास्ति, ठीक। नहीं सिर्फ आएगा तो वहाँ लिखा रहेगा सीधा नौ, नहीं होगा तो नौ, नहीं है का नास्ति। चीज़ें आ रही हैं समझ में। आइए, ये हम बस समझा रहे थे आपको कि कैसे इसको इंटरलिंक करके आप याद भी कर लोगे, समझ लोगे। रटवाना कम है, समझाना आपको ज़्यादा है। तो पेडागोजी हम पढ़ा रहे हैं कि रट के नहीं गलत होता है, तो आपको कैसे पढ़ाएं, रटवा के। हमने कहा वह को हम लोग कहेंगे स। हमने कहा कि वह जाता है, तो वह को अपने पढ़ते हो कि स, गच्छामि गच्छन्ति, तो सह लिखा होता है, तो सह का मीन्स होता है कि वह। तो जब भी संस्कृत में लिखा रहेगा सह, आप वहाँ समझ लोगे कि क्या है, वह। इसके मान लिया कि अब टैग वर्ड तो पकड़ लिए, अब इसके आगे पीछे का थोड़ा संस्कृत पकड़ लेंगे तो आपको क्वेश्चन और गलत होने की संभावना कम हो जाएगी, सही होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी, आप सही कर जाओगे। जहाँ लिखा रहेगा कह, तो कह का अर्थ होता है कौन। कभी भी लिखा हुआ आपका संस्कृत में मिला कह का मीन्स हुआ कि पूछ रहा है कि कौन है, लिख देगा ना नीचे कि अधोलिखित, नीचे दिए, मतलब नीचे वाले उसमें लिखा रहेगा ना, इसमें नीचे दिएगा नहीं लिखा होगा, वहाँ संस्कृत में लिखा होगा अधोलिखित, मतलब नीचे दिए गए का अर्थ क्या होता है, अधोलिखित। क्लियर, नीचे दिए गए का अधोलिखित। तो क्वेश्चन पूछ देगा अधोलिखित किम भवति, भवति का मतलब होना, अधोलिखित बना रहे हैं क्वेश्चन आपका, हाँ, अधोलिखित किम यत्न कह, नहीं किम हो गया तो कह नहीं होगा, अधोलिखित किम मार्ग कह, अधोलिखित यत्नम कह, मीन्स ऐसा कह बनाएगा कि आपको इससे मतलब होगा कि इनमें से कौन है। हमारी बहुत अच्छी तो नहीं है संस्कृत, बट इतना है कि आपको हम पेपर कम टाइम में करा देंगे। जैसे हमने 30 आउट ऑफ 30 में 24-25 कर लिए थे, 24-25 आप यहाँ से पढ़ लो। अब वही ग्रामर का 2-3 आएगा तो 2-3 आप पढ़ लेना ग्रामर का, वो भी सही हो जाएगा। बाकी चीज़ ऑटोमेटिक आप देख लो कि कम पढ़ के आप ज़्यादा कैसे कर लोगे। झूठ नहीं बोलते, जो सच है वो बता दे रहे हैं आपको कि ये सब पढ़ा देंगे कि आपका हो जाएगा। तो कह जहाँ रहेगा तो कौन पकड़ लोगे, अस्ति लिखा होगा तो मीन्स वहाँ हो जाएगा है, अस्ति मीन्स है, न मतलब नहीं बता ही दिया। कहीं अहम लिखा हुआ मिला, अहम, कहीं अहम लिखा हुआ मिला तो उसको कहेंगे हम लोग मैं। अहम का मतलब मैं, नहीं होता है कि अहम पीबंती, अहम का मीन्स हो गया कि मैं पीता हूँ, मैं पीबंती मैं, ठीक। कथम कैसे, अगर कहीं पूछा कथम, कथम का मतलब हो जाता है कि कैसे। क्लियर हुआ, देखिए समझिए। अगर कहीं लिखा मिल गया सह, सह का मतलब होता है साथ, ये सह में इस सह में अंतर है। ये सह के आगे अनुस्वार, ये क्या बोलते हैं, विसर्ग लगा है, इसलिए सह है। ये सह के साथ ह लगा हुआ है। सह मतलब होता नहीं होता है कि हम लोग सहपाठी हैं, सहपाठी संस्कृत का ही है ना, सहपाठी मतलब कि सह मतलब हम साथ पढ़ते हैं, सहपाठी मतलब साथ पढ़ते हैं, इसलिए सहपाठी हैं। तो सह का मतलब हो गया साथ। मम, मम का मतलब हो गया मेरा, होता है ना कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मेरे भाई भरत के समान हो। किसने कहा था, राम जी ने कहा था, किससे, हनुमान जी से, कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई, मीन्स मम मीन्स मेरा। तवते, अगर मीन्स कहीं तवते लिखा होगा तो उसका हो जाएगा क्या, तेरा।
अगर कहीं पश्चात लिखा हो तो उसका क्या हो गया, नहीं होता है क्यों, इस कार्य के पश्चात में मैं ये कार्य करूँगा, तो पश्चात का मीन्स हो गया बाद में। त्वम, त्वम का अर्थ होता है तू, कहीं भी लिखा हो ना कि त्वम, तू, ठीक। त्वम माता च कुछ ऐसा है ना कि त्वम माता च पिता त्वमेव, त्वमम माता च पिता त्वमेव, और त्वम मतलब तुम ही हो माता, च त्वम माता तुम हो माता, च पिता त्वमेव, च पिता, च मीन्स होता है और, च मीन्स और, च पिता त्वमेव मतलब तुम, त्वमेव मतलब तुम ही हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही हो माता तुम ही हो पिता, च का मतलब और हो गया, ठीक। तस्य, कहीं भी लिखा होगा ना कि तस्य, तस्य की जहाँ बात होगी तो हो जाएगा उसका, मतलब हम दूसरे की बात कर रहे हैं। कर्म, आप लोग जानते हो कार्य, कार्य को संस्कृत में बोलते हैं कर्म, आजकल उसको बिगाड़ करके काम बोल दिया गया, काम उसका नहीं होता, उसको कार्य शुद्ध हिंदी होती है, इंग्लिश में कर्म बोला जाता है। सुनियो ना कि जैसा कर्म करोगे वैसा भरोगे, मीन्स कर्म का अर्थ मतलब जैसा कार्य करोगे वैसा होगा। हम लोग जैसा कार्य, हम लोग पढ़ेंगे कार्य करेंगे तो सक्सेस पाएंगे। मार्ग, आप लोग 20 बार पढ़े हो कि ये मार्ग होता है ना, तो वही मार्ग का मीन्स होता है रास्ता। तही, तो, अद्य, अद्य मीन्स होता है आज, आज के दिन को अद्य। अपि भी, अगर कहीं अपि लिख गया तो वही बोले थे ना केवल ही मात्र, वहाँ ध्यान दीजिएगा अपि लिखा है क्या, तो ये भी लिमिट कर देगा, अपि लिखा है तो उस ऑप्शन को ये लिमिट कर देगा भी। यत्न, प्रयत्न, यत्न प्रयत्न, कहीं भी लिखा ना कि यत्नानि मतलब यत्न कर रहा है, तो मतलब प्रयत्न कर रहा है, प्रयास कर रहा है। किम, क्या, जब भी किम की बात आएगी तो क्या हो जाएगा, क्या, किम मीन्स क्या। नहीं होता है कि यदा, जब, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धरती पर, यदा यदा ही धर्मस्य, तो जब जब, तो यदा मीन्स जब। हमेशा, अगर नहीं होता है कि हम लोग ये कार्य सदा सर्वदा करेंगे, तो सदा का मीन्स क्या होता है, सदा मीन्स कि हमेशा करेंगे, क्लियर। यति, यति मीन्स की, कभी भी यति की बात आएगी तो क्या कहेंगे, मीन्स की लिखा होगा, नीचे दिएगा लोगे। आप लोग मात्र इतना समझ लीजिए, इसमें से आधा तो आप जानते ही हो, आप लोग खुद ही देख रहे हो, आधा बस आपको तैयार करना है, आधा को 2-4 बार लिख लोगे, क्वेश्चन लगाने लगोगे, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में छपने लगेंगे ना, तब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा मेहनत, और देखिए इतना छोटा सिलेबस नहीं है, छोटा सिलेबस नहीं है संस्कृत का भी, लेकिन हम उसको छोटा करके जब आपको पढ़ा रहे हैं तो कुछ थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, स्मार्ट तरीके से पढ़ा रहे हैं। 6-6 महीने का सिलेबस हम आपको कुछ घंटों में दे रहे हैं, तो फिर आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। कुछ एक ही क्लास से, या अगर हो सकता है तो दो क्लास से सब कुछ तैयार हो जाए तो कर लीजिए ना, क्या नुकसान है। ठीक है, अब देखिए, अब आपके वो सारे रटने समझने ये सारी चीज़ों की आदत समय ख़त्म, अब आएगा इंटरलिंक कराएंगे, और देखिए कितने मज़े से आप सीख रहे हो, ठीक। अब देखिए सारी चीज़ें वो ये आपके सिर्फ संस्कृत में नहीं, हिंदी में, साइको में, हर जगह काम आएगी। देखिए चमस्की ने, अब भाषा की बात हो रही है, अब हमने सारे कीवर्ड सारी चीज़ आपको पढ़ा दी, अब हम सिलेबस को कंप्लीट करा रहे हैं तेज़ी से। देखिए खट खट खत्म हो रहे हैं सारे टॉपिक्स। चमस्की, नाम चमस्की, नाम चमस्की करके एक मनोवैज्ञानिक हुए थे। अगर कभी भी प्रश्न, देखिए हम आपको वो बता रहे हैं कीवर्ड, पूरा थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, मेन चीज़ें पढ़ाएंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कभी भी नाम चमस्की का नाम आए, आप करोगे कि भाषा अर्जन की क्षमता बच्चों में जन्मजात होती है। जहाँ भी ये मिलेगा, यहाँ से 1 नंबर आपका फिक्स है कि जहाँ भी भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात की बात है, जहाँ कह दे कि जन्मजात में इसकी जन्म से होती है, क्या जन्म से होती है, भाषा अर्जन की क्षमता, मतलब कि बच्चा जो है भाषा अर्जन कर लेगा बिना पढ़े, बिना सिखाए, बिना किसी कहे, वो बस परिवेश में पैदा हुआ, उसके अंदर वो क्षमता है जन्मजात कि वो हिंदी में पैदा, हिंदी भाषा में पैदा हुआ तो हिंदी सीखेगा, संस्कृत भाषा वाला माहौल में पैदा हुआ वहाँ सीख लेगा, इंग्लैंड जाके, अमेरिका जाके इंग्लिश में रहेगा तो इंग्लिश सीख लेगा। मीन्स कि वो हर भाषा को सीखने के अंदर उसकी जन्मजात क्षमता की बात जहाँ आएगी, चमस्की सही हो जाएंगे, ठीक। सॉरी, वाइगोत्स्की,
भाषा समाज के संपर्क द्वारा। वाइगोत्स्की का नाम आपको हर सब्जेक्ट में ये लोग मिलेंगे, 2-4 नंबर हर सब्जेक्ट को मिला देते यहाँ से मिलेगा। जहाँ भी भाषा समाज के संपर्क द्वारा, सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा, सामाजिक जहाँ भी सामाजिक अंतःक्रिया की बात आएगी, समाज के संपर्क की बात आएगी, वाइगोत्स्की को आप मारोगे। मारोगे मीन्स आंसर मारोगे। जहाँ भी जीन पियाजे का नाम आएगा, उन्होंने कहा था कि परिवेश के साथ अंतःक्रिया, बात तो वही है कि समाज के संपर्क द्वारा, लेकिन जो सामाजिक अंतःक्रिया की बात आएगी तो वो थोड़ा यहाँ पे अंतःक्रिया के साथ सक्रिय भी जोड़ लीजिए। देखिए आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, हमें खुद को नहीं समझ, हम तो जानते हैं कि यहाँ पे आएगा तो हम कर लेंगे, लेकिन आपको कराना है ना। कभी भी बात आए कि परिवेश, इनका लिखा रहेगा समाज, ध्यान दीजिएगा। वाइगोत्स्की में लिखा होगा समाज के साथ अंतःक्रिया या समाज के संपर्क द्वारा, सामाजिक अंतःक्रिया, समाज के साथ जहाँ भी बात आएगी तब वाइगोत्स्की। अब परिवेश के साथ बच्चा सक्रिय होकर, ध्यान दीजिएगा, बच्चा सक्रिय होकर, बच्चा परिवेश में देखिए वो कह रहा है कि बच्चा समाज में रहेगा तो सामाजिक संपर्क द्वारा सही हो जाएगा, लेकिन पियाजे ने ये कहा है कि बच्चा समाज में सक्रिय होकर, परिवेश में सक्रिय होकर, भाई परिवेश समाज लगभग समान है, लेकिन उन्होंने परिवेश वर्ड का यूज किया। तो परिवेश के साथ सक्रिय होकर अंतःक्रिया करेगा, परिवेश के साथ बच्चा खुद सक्रिय होगा। और इन्होंने कहा कि सक्रिय नहीं, वो बस रहेगा समाज में तो सीख लेगा। अंतर यही है कि सक्रिय वर्ड जरूर जुड़ा होगा पियाजे के साथ। कैसे याद करेंगे? पियाजे से आप प्याज याद रख लो कि प्याज आप खाते हो, थोड़ा तीखा तीखा टाइप का लगता है, समझ लीजिए, तो आप सक्रिय हो जाते हैं, पानी पिए जो कुछ भी, तो सक्रिय होके, क्लियर, समझ में आ गया। पियाजे ने कहा था कि संज्ञानात्मक विकास, मतलब पियाजे ने कहा है कि अगर बच्चा भाषा सीख रहा है सक्रिय, कि क्यों सक्रिय होगा, जब हम सक्रिय होकर सीखेंगे ना तो हमारा भाषा कहाँ जुड़ा होता है, संज्ञानात्मक मानसिक विकास से। तो इससे हमारा क्या होगा, संज्ञानात्मक विकास बढ़ेगा। देख रहे हो आप, बढ़ रहा है, संज्ञानात्मक विकास बढ़ेगा। जब सक्रिय होकर हम भाषा सीखेंगे तो हमारा संज्ञानात्मक मानसिक विकास बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, साइको में आपको बता चुके हैं। स्किनर पुनर्बलन, स्किनर का जब भी नाम आए तो बात आएगी अनुकरण। पिछली बार आया था पेपर ही में कि अनुकरण के द्वारा भाषा को सीखा जाता है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा? ये चारों ऑप्शन में थे, अनुकरण द्वारा कहा किसने? स्किनर ने। चीज़ें समझ में आ रही हैं? अनुकरण की बात आएगी तो स्किनर, पुनर्बलन की बात भी आ जाएगी कि पुनर्बलन द्वारा सीखना किसने कहा है? स्किनर ने। ये बताना भूल गए थे, एलईडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, एक्वायर डिवाइस भी लिखता है 4 ऑप्शन बना के इंग्लिश में, या हो सकता है ऐसे ही दे दे तो, लेकिन एक्वायर नहीं होता, एक्विजिशन, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। आपके संस्कृत में इंग्लिश नहीं आएगा, यहाँ लिखा रहेगा भाषा अधिग्रहण यंत्र। जब भी भाषा अधिग्रहण यंत्र आएगा, मतलब कि चामोस्की ने इसके बारे में बताया था कि ये एक ऐसा यंत्र होता है, इन्होंने कहा था कि एक ऐसा यंत्र होता है जो कि माइंड में होता है, इसके द्वारा बच्चों के अंदर जन्मजात भाषा सीखने की क्षमता होती है, बट वो दिखती नहीं है। उन्होंने कहा है बट दिखती नहीं है। जो भी हो, हमें आंसर से मतलब है, तो इसको करिए। देखिए अभी खत्म हो गया, ऐसे ऐसे करके खट खट सारी चीज़ें खत्म कर लेंगे। इसको भी कर लीजिए आप। एक बार ये सारी चीज़ें पढ़ा चुके हैं, जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। अब कह रहे तो है ना कि 1-1 मिनट का टॉपिक है, 2-2 मिनट का टॉपिक है, तेज़ी से खत्म होगा, 1-1 नंबर देकर जाएगा। 15 नंबर है कि इसमें से क्या पूछ देगा, एक से अधिक कहीं से भी पूछ देगा, तो खटखट ही खत्म करते हैं, ठीक है। हमने कहा बहुभाषिकता क्या है? संसाधन है, मातृभाषा को वैल्यू दिया जाता है, सामाजिक आदान प्रदान होता है। जब एक से अधिक भाषा बच्चे कोई और दूसरा बच्चा कोई और भाषा सीख के आ रहा है, आप कोई और भाषा सीख के जा रहे हो, आपस में बातचीत होगा तो क्या होगा, सामाजिक आदान प्रदान होगा, ठीक। आपस में हम लोग एक दूसरे की संस्कृति सीखेंगे, ठीक। तो सांस्कृतिक भी इसमें वैल्यू होता है, संस्कृति का भी। आपके ऑप्शन के ऊपर है कि ऑप्शन क्या बना के पूछ देगा, आपको वहाँ लॉजिक भी लगाना होगा, ये टर्म भी आ देंगे। संस्कृति का प्रभाव मतलब अच्छा पड़ता है, क्लियर है ना, संस्कृति का प्रभाव अच्छा पड़ता है। तो सामाजिक आदान प्रदान होगा तो संस्कृति अच्छी होगी। मानसिक विकास, एक से अधिक भाषा सीखने से क्या होता है, हमने कहा ना संज्ञानात्मक विकास होगा तो मानसिक विकास होगा। जब मानसिक विकास होगा तो जिसका मस्तिष्क विकसित होगा वो रचनात्मक होगा कि नहीं। मतलब बहुभाषिकता से क्या होती है, एक से अधिक भाषा सीखने से रचनात्मकता होती है। मान लीजिए हम कोई चीज़ बता ही रहे हैं, हमको पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कि कोई ऐसी चीज़ है जो हम संस्कृत में नहीं आती है,
हम हिंदी के द्वारा उसको मिलाकर पढ़ा दिए, तो हमारे अंदर क्रिएटिविटी आ गई कि नहीं, कि वो भाषा को पूरी तरह से न जानते हुए भी हमने इस चीज़ को आपको रचनात्मक रूप से पढ़ा दिए। आप भी इसको पूरी तरह से न जानते हुए भी 30 में भी ऑलमोस्ट 30 भी ला सकते हो, 25 भी ला सकते हो, मतलब उसके नियर अबाउट आप पहुँच जाओगे। शब्द भंडार में वृद्धि, अब बता ही तो दिए कि किसी लैंग्वेज का कुछ भाषा में नहीं आती, लेकिन दूसरे लैंग्वेज से आप सीख लिए, तो उस लैंग्वेज की भी कुछ भाषा सीखे, इस लैंग्वेज की भी सीखे, तब शब्द में क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। आजकल हम लोग बात भी करते हैं, हिंदी भी बोलेंगे, कोई भी भाषा बोलेंगे, उसमें दूसरे लैंग्वेज की भी भाषा को घुसा के बात हम लोग करते हैं, मतलब एक से अधिक भाषा के शब्द भी एक कोई भी शुद्ध रूप से कोई भाषा जल्दी नहीं बोलता है नॉर्मल आमतौर पे। क्लियर हुआ, ये भी होगा। परीक्षण में होता है, ये परीक्षण करके क्वेश्चन नहीं आएगा, इस पे भी प्रैक्टिकल आएंगे कि कोई बच्चे, देखिए कैसे क्वेश्चन होंगे, कोई बच्चा है क्लास में आ रहा है तो क्या करेगा वो, मतलब कि अलग भाषा लेकर के आ रहा है, तो आपके अंदर क्या हो, तो संसाधन, ये संसाधनम है, तो हाँ सही है। मातृभाषा को क्या बच्चों को हम लोग डांट के भगा देंगे, मातृभाषा का वैल्यू देंगे, तो हाँ देंगे। सामाजिक आदान प्रदान करेंगे, संस्कृति बेहतर होगा। तो इस तरह से करके मानसिक विकास होगा, रचनात्मकता बढ़ेगी, हाँ बढ़ेगी। ऐसे यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। एक परीक्षण की हम टॉपिक दिए हैं, मतलब ये असेसमेंट में भी आ सकता है, इवैल्यूएशन में भी आ सकता है, बस आएगा प्रैक्टिकली आपको क्वेश्चन बन के आएगा कि निदानात्मक, जब भी निदानात्मक की बात करेगा तो निदानात्मक हम लोग करते हैं क्या, परीक्षण प्रैक्टिकली जोड़ कर आएगा कि इसको कब करते हैं। तो निदानात्मक को इंग्लिश में बोलते हैं डायग्नोस। अब आप कैसे रिलेट करोगे, देखो आप कहीं गए, लिखा होगा किसी बोर्ड पे, कहीं जाते हो पैथोलॉजी में लिखा क्या रहता है, अमुक किसी का नाम XYZ, किसी का भी कि अमुक राज सर का नाम लेते हैं कि राज सर, राज डायग्नोस्टिक सेंटर, मतलब कि डायग्नोस्टिक सेंटर मतलब डायग्नोस करने के लिए मतलब डायग्नोस किया जाएगा, मीन्स डायग्नोस मीन्स क्या होता है, पता लगाएंगे आप। तो निदानात्मक, उसकी हिंदी क्या होती है, निदान। तो निदानात्मक परीक्षण में क्या होता है, किसी की समस्याओं का, बच्चों की समस्याओं का, वो टॉपिक आपने पढ़ा है, उस टॉपिक से रिलेटेड क्या समस्या है या और भी क्या समस्याएं हैं, उसका जब पता लगा लोगे, उस बीमारी का पता लगाने को डायग्नोस बोला जाता है। तो इसके समस्याओं को पता लगा लेना, कंसेप्ट नहीं समझा उसको पता लगा लेना, निदानात्मक। उपचारात्मक में क्या होगा कि जब हमने निदान कर लिया तो उसके बाद वो डॉक्टर के पास भेजेगा, डॉक्टर अपने हिसाब से दवाई करेगा, ऑपरेशन करेगा, सर्जन करेगा, उपचार किया, ठीक। अब उसी तरह से आप उस बच्चे को किस तरह की शिक्षण विधि लगाएं, किस तरह से शिक्षण सूत्र दें, कौन सा सिद्धांत फॉलो करें, कौन सा मेथड अपनाएं, किस तरह से करके आपको उसको हम पढ़ाएंगे, तो ये आपका उपचार हो जाएगा। चलिए, सारी चीज़ें बताएं, टैगवर्ड बताए, संस्कृत की चीज़ बताए, फिर बहुत सारी चीज़ हमने आपको बता दिया। अब हम नीचे से बहुभाषिकता वगैरह बता दिए, नीचे से हमने कई सारे टॉपिक्स को हमने सिलेबस का क्लियर कर लिया। अब नीचे से जो जल्दी जल्दी क्लियर हो गए तो हो गए, अब ऊपर से जल्दी जल्दी से क्लियर कर रहे हैं। हमने आपको सबसे पहले क्या बताया था, संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य बोला था ना, संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य सबसे पहला टॉपिक था। तो नीचे से बहुत सारे आप खत्म कर चुके हो, अभी पता चल जाएगा, देखिए कितने चीज़ खत्म होगा कि क्या उद्देश्य होता है किसी भी शिक्षण का। तो संस्कृत के शिक्षण का क्या उद्देश्य होगा, शुद्ध उच्चारणम, किसी भी भाषा का, ये आपकी हिंदी में भी आप पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे कि शुद्ध उच्चारणम। तो हिंदी भाषा का भी उद्देश्य क्या हो जाएगा, शुद्ध उच्चारणम, मतलब किसी भी भाषा का उद्देश्य पहला क्या होना चाहिए, शुद्ध उच्चारण। अब यहाँ से हम ये भी बताएंगे कि यहाँ से क्वेश्चन टफ कैसे बनेगा, बता रहे थे ना 12-13 कर लोगे, 1-2 जो टफ होगा वो। तो शुद्ध उच्चारण संस्कृत शिक्षण का भी उद्देश्य है, किसका भी होगा, हिंदी का भी होगा। श्रुत लेखनम, कि बच्चा शुद्ध उच्चारण तो करे, साथ साथ श्रुत लेखनम, मतलब हम जो बोल रहे हैं उसको सुन करके वो लिख ले, सुन करके लिखे, ये भी होना चाहिए किसी भी भाषा। अब आप खुद बताइए, किसी भाषा को आप सिखा रहे हैं तो आप क्या उससे एक्सपेक्ट करेंगे, किस उद्देश्य से सिखा रहे हैं कि हाँ वो उस भाषा को वो शुद्ध रूप से उच्चारण कर ले, सुन हम जो बोला जा रहा है उसको लिख ले। यही ना होता है, किसी भी भाषा क्यों सीखी जाती है, किसी भी कार्य को, किसी भी कम्युनिकेशन को, कोई भी क्या बोलते हैं सोसाइटी को मेंटेन या जाके सर्विस या किसी भी तरह की चीज़ों को करने के लिए, तो उसमें क्या क्या जरूरी होंगी, उच्चारण जरूरी होगा कि हाँ बोल ले, लेखन जरूरी होगा लिख ले। अनुलेखनम मतलब सुन कर लिखना, श्रुत लेखनम होगा। अनुलेखनम मतलब कि आपने कुछ लिख दिया, ठीक, आपने कुछ लिख दिया, वो देख कर लिखना, देख कर लिखना, अनुलेखनम। सुनकर लिखना, जो बोला आपने सुनकर लिखना। अभ्यासम करोति, अभ्यासम करोति मीन्स कि किसी भी
क्या बोला जाता है? भाषा को सीखने में एक ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि अभ्यासम करोति, कि उसका अभ्यास करना। क्लियर? अर्थग्रहणम, अर्थ का ग्रहण करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी भाषा को। हमने कहा ना कि आपको इंग्लिश ही सीख रहे हैं, संस्कृत ही सीख रहे हैं, कोई भी भाषा सीख रहे हैं, संस्कृत को आप उसका जब हमने इसलिए आपको टैग वर्ड बताए, जब टैग वर्ड आप पढ़ोगे उसके आगे पीछे का सीखोगे तभी ना आप उसका अर्थ ग्रहण कर पाओगे कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। जब अर्थ ग्रहण करोगे तभी ना आंसर दे पाओगे। तो अलग बात है कि हम आपको शॉर्टकट से बता रहे हैं। अब छोटे बच्चों को आप ये शॉर्टकट से नहीं ना पढ़ाओगे, उनको तो आराम से धीरे धीरे सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। आपको शॉर्टकट इसलिए बताई जा रही है क्योंकि आपका संज्ञानात्मक विकास ज़्यादा हुआ है, आप इसको समझ लोगे, वो नहीं समझ पाएंगे। ठीक है? अर्थाग्रहणम, अर्थ का ग्रहण करना। अब देखिए किसी भी संस्कृत शिक्षा का उद्देश्य खत्म हो गया, बोले ना कि वो छोटा छोटा टॉपिक है। अब इस उद्देश्य से भी मान लीजिए क्वेश्चन अगर टफ करना हो, उसने कह दिया कि संस्कृत शिक्षण का सबसे होता है ना सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य। अब पहले ये क्वेश्चन बन गया कि उद्देश्य है। देखिए क्वेश्चन दो टाइप से बनता है कि शिक्षण का, इस भाषा शिक्षण या इस संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य है, वहाँ पे दे देगा तो इनमें से दे देगा 3 टॉपिक। ये मान लीजिए सपोज दैट ये तीनों दे दिया, और चौथा दे देगा कि उपर्युक्त सभी। 3 तो ये हो गए, एक दे देगा कि उपर्युक्त सभी। तो हम ये क्वेश्चन पूछेगा कि उद्देश्य है, यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया है कि उद्देश्य है। अगर सिर्फ ये पूछ दिया कि शिक्षण का उद्देश्य है तो हम मारेंगे उपयुक्त सभी। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। अगर ये पूछ दिया कि संस्कृत शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे लगा दिया ना, या महत्वपूर्ण लगा दिया कि महत्वपूर्ण उद्देश्य सबसे का मीन्स क्या हुआ कि ये सब हैं 4, मान लीजिए 4 दे दिया, ठीक, मान लीजिए 5 दे दिए, 5 तो नहीं होते, ऊपर का ही रोक लीजिए ये। अब ये इसके बाद 4 दे दिया, 1 2 3 4। अब इसने कह दिया सबसे महत्वपूर्ण। आप कहोगे कि सर ने तो पढ़ाया था कि ये तो होता ही, ये होता ही, ये होता ही, ये होता। अब हम इसमें किसका मारेंगे? यही टफनेस बढ़ाता है। तो ये टफनेस बढ़ाने का मीन्स है कि यहाँ पे आपको लगा देगा सबसे, और क्वेश्चन का आंसर गया बदल। क्या बदलेगा? जब सबसे लगाया तो अब आप देखो कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा अर्थ का ग्रहण। मतलब अर्थ का ग्रहण करना सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण होता है। होने को तो ये भी है, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? अर्थ का ग्रहण। चीज़ें समझ में आई? इसी से मिलता जुलता भी आप वहाँ पे हम आपको एक एग्जांपल देंगे। ठीक है? अभी आप ये चीज़ें समझ गए, यही होता है। तो आपका ये क्या खत्म हो गया? संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य, ये भी कंप्लीट। बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए, ये भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़े, भाषा कौशल, ये भी था आपके सिलेबस में। आइए इसको भी खत्म करते हैं। भाषा कौशल के 4 उद्देश्य, 4 कौशल होते हैं। भाषा कौशल कितने होते हैं? 4। देखिए सेम हिंदी की जैसा मिल रहा है कि नहीं, इसलिए ना बोले थे ये पढ़ लिए तो वो भी पढ़ लिए, वो पढ़ लिए तो इसका भी पढ़ लिया। श्रवणम, श्रवण का होता है हिंदी में, इसको बोलते हैं हम लोग सुनना। क्लियर? श्रवणम सुनना। संभाषणम वाचनम, संभाषण, आप भाषण कर रहे हैं, वाचन कर रहे हैं तो संभाषणम। क्लियर? लेखनम, संभाषणम वाचनम, या तो संभाषण लिखाएगा या तो वाचन। अब भाषण का मतलब होता है कि बोलना, यहाँ लिख लीजिए बोलना। ठीक? संभाषण, भाषण देना या फिर बोलना। लेखनम, लिखना। पठनम, पढ़ना। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये चौथे पाएगा 4। तो अगर कभी पूछे कि भाषा कौशल क्या होते हैं? श्रवणम, भाषणम या वाचनम, फिर पठनम, फिर लेखनम। लिखे तो ये ऐसे जाते हैं, लेकिन सीखे ऐसे नहीं जाते हैं। लिखे तो ये ऐसे जाते हैं। अगर क्वेश्चन बने कि भाषा जो होते हैं, भाषा कौशल जो होते हैं, क्या चारों कौशल एक साथ सीखे जाते हैं? क्या एक क्रम से सीखे जाते हैं? तो ये कभी भी क्रम से नहीं सीखे जाते। भाषा कौशल क्या ये क्रम से नहीं सीखे जाते। ध्यान दीजिए, पहले ऊपर वाला देख लीजिए। सभी भाषा कौशल अंतर संबंधित होते हैं। कैसे संबंधित होते हैं? अंतर संबंधित, एक दूसरे से संबंधित है। आप सुन रहे हो तो आप बोलने की भी क्षमता डेवलप होगी, आप पढ़ रहे हो तो लिखने के भी होगी। खुद बताइए कि अगर हम कुछ लिख रहे हैं, हमने कहा भी यहाँ पे वो लिखा ना कि बोलना, तो हम लिख रहे थे ना बोलना, लिख भी रहे थे और बोल भी रहे थे। मीन्स क्या हुआ कि जो कुछ हम लिख रहे हैं तो बोल भी रहे हैं, तो लिखना भी हो रहा है हमारा, बोलना भी हो रहा है, लिखना भी हो रहा है, पढ़ना भी हो रहा है। सुन रहे हैं, श्रुत लेखनम, सुनकर लिख रहे हैं। मतलब सारे कौशल एक दूसरे से क्या है? संबंधित है ना, संबंधित। और ये आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। हमने ये भी बता दिया कि लेकिन ये ध्यान जरूर दीजिएगा, ये क्रम से नहीं सीखे जाते हैं। लिखे भले क्रम से गए हैं कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लेकिन ये क्रम से नहीं सीखे जाते हैं। ये अगर हम ध्यान रखिएगा, क्रम से नहीं, ये ऑप्शन देगा कि एक साथ सीखे जाते हैं। क्लियर हुआ ना? एक साथ सीखे जाते हैं। इन चारों में पूछ देगा कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन है या सबसे प्रथम कौन है। प्रथम
तो प्रथम में आपका आ जाएगा सुनना या महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण किसी को बिना सुने किसी भाषा कौशल का आप भाषा आपको नहीं सीख सकते। सुनना तो जो पड़ेगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, सुनोगे। ठीक, इससे क्वेश्चन और पूछता है कि बोल देगा ना इसमें कि ग्रहणात्मक ग्रहणात्मक क्या चीज, ग्रहणात्मक कौशल, इन चारों में से ग्रहणात्मक कौशल कौन है? तो देखिए ग्रहणात्मक कौन है, श्रवणम, सुन करके, हमने कहा ना सुनना, सुनोगे किसी भाषा को तो आप ग्रहण कर रहे हो। ठीक, और पढ़ रहे हो किसी भाषा को, मतलब कोई किताब है उसको आप खोल करके उस भाषा को पढ़ रहे हो तो आप ग्रहण कर रहे हो। देखिए ध्यान दीजिएगा, सुन रहे हो और पढ़ रहे हो। पढ़ते हो तब मन में पढ़ते हो ना, या फिर तेज पढ़ते हो तो उसके अर्थ को समझ रहे हो ना। अर्थ ग्रहण कहा ना हमने, भाषा का क्या उद्देश्य होता है, अर्थ ग्रहण। तो आप अर्थ को ग्रहण कर रहे हो ना, तो अर्थ को ग्रहण कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, सुन करके भी ग्रहण कर रहे हो और पढ़ करके भी ग्रहण कर रहे हो। तो सुन कर ग्रहण करना, पढ़ कर ग्रहण करना, ये क्या हो जाए आपका ग्रहणात्मक कौशल। ये दोनों आपके क्या हो जाते हैं, तो आप एक हेडिंग बना के लिख लीजिएगा कि ग्रहणात्मक कौशल में कौन कौन सा आएगा, श्रवणम और पठनम। क्लियर, बोलना और लिखना, ये किस में आएगा। एक होता है अभिव्यक्तात्मक कौशल, क्या चीज, अभी, यहाँ लिख देते हैं, लिखे नहीं लिखने, यहीं लिख, अभिव्यक्तात्मक कौशल, इसका मीन्स अभिव्यक्त करना। हमने आपको शुरू में बताया था ना, वो सारी चीजें जुड़ रही हैं। अभिव्यक्त कर रहे हैं हम किसी कौशल को, अभिव्यक्तात्मक कौशल। अभिव्यक्त करना अभिव्यक्तात्मक हो जाएगा तो किस में आएगा, किस कौन सा संभाषणम। अभिव्यक्त अब किसे करते हैं, अगर हम सुने किसी चीज को, अब हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं तो ग्रहण किए, अब हमने बोलना सीखा, तो बोल रहे हैं तो अभिव्यक्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं। आप इतिहास पढ़ते हो, संस्कृत के बारे में पढ़ो तो कितने पहले तब इसको सुना दिया जाता था तो याद कर लेते थे, वो कहीं पे लिखी जाने लगी। वैदिक वेद लिखे गए ना संस्कृत में, मीन्स कि वो लिखा गया था, मतलब लिख करके उन्होंने अपनी बातों को अभिव्यक्त कर दिया था। जो चीज़ था जब वो लिख दी गई तो अभिव्यक्त कर दिए, तो ही ना हमारे लोग उसको पढ़ रहे हैं। तो लेखनम क्या है, लेखनम और बोलना या संभाषणम या वाचन होता है ना, कि भाषण दे रहे हैं, भाषण में बोल रहे हैं, मतलब अपनी भाषण का मतलब क्या हुआ, अपनी बात को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक, तो संभाषणम वाचनम, या फिर आप वाचन कर रहे हैं, तो संभाषणम और लेखनम ये आपका क्या हो जाएंगे, अभिव्यक्तात्मक कौशल। ये समझ में आ रही है। अब इससे कुछ क्वेश्चन बनते हैं। सूक्ष्म पेशी कौशलम अस्ति, सूक्ष्म पेशी कौशलम अस्ति, सूक्ष्म पेशी कौशल कौन से होते हैं, सूक्ष्म पेशी कौशल कौन कौन से होते हैं। तो सूक्ष्म पेशी, सूक्ष्म तोड़िए, इसको तोड़कर पढ़ाना हम सिखाते हैं ना हमेशा। सूक्ष्म मतलब छोटे, पेशीय, पेशी हाथ की मांसपेशियाँ, सूक्ष्म पेशीय कौशल। तो सूक्ष्म पेशी कौशल अस्ति, हमने बताया था ना, अस्ति मतलब है, कि सूक्ष्म कौशल कौशी है, क्या है, पेन को पकड़ना, लिखना, जूते के फीते बांधना, शर्ट के बटन, मतलब कि जो हम पेशियों की सूक्ष्म स्तर पर, छोटे स्तर पर हम लोग नहीं कर रहे हैं ना, छोटे छोटे स्तर पे किसी चीज़ को कर रहे हैं उंगलियों के द्वारा, मतलब छोटे छोटे अंगों के द्वारा, तो सूक्ष्म पेशी कौशल आते हैं। लिख सकते हो आप, लिखना, पेन पकड़ना, जूते के फीते बांधना, उंगलियों से बांधते हैं। अब इसमें आ जाएगा वो स्थूल पेशीय कौशल, स्थूल को आप लिख लीजिएगा, स्थूल, दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, सुन लीजिए। स्थूल में मतलब हो जाएगा बड़े बड़े लेवल पे, फुटबॉल खेलना, ठीक, क्या होता है कि बड़े लेवल के कोई खेल खेलना या कोई कार्य करना, कोई बड़ी भारी चीज़ों को उठाने से पूरे बॉडी का काम करना पड़े। पढ़ाना, देखिए पूरे बड़े लेवल पे हम पढ़ा रहे हैं, मतलब सारे अंगों को काम करना पड़ रहा है। श्रवण वाचन कौशलम का विकास, एक ये क्वेश्चन बनता है कि श्रवण वाचन कौशल का विकास। तो श्रवण वाचन कौशल का विकास कैसे होता है, श्रवण वाचन कौशल का विकास कैसे होता है, अभिनय व संवाद से। श्रवण वाचन कौशल का विकास कैसे होता है, हम बच्चों का सुनना और वाचन, सुनकर वाचन करना, सुनकर बोलना कैसे होगा, कि जब हम किसी को अभिनय करा रहे हैं, मतलब एक्टिंग करा रहे हैं, तो एक्टिंग करेगा तो क्या करेगा, आप देख करके, देख रहे हो, सुन रहे हो और उसका बोल रहा है, सुन रहे बोल रहे हो, तो इससे किसका विकास होता है, अभिनय से
और संवाद से, या फिर आप बातचीत करा रहे हो, समूह चर्चा करा रहे हो, संवाद किसी में करा रहे हो, तो उससे क्या होगा, उसका क्या विकसित होगा। अब मान लीजिए कहीं पे दो लोग हैं, बैठ करके संवाद हो रहा है, तीसरा कोई बच्चा सुन रहा है, तो क्या होगा उसका संवाद से, उसका क्या होगा, सुनने की क्षमता डेवलप होगी और उसके बोलने की भी क्षमता डेवलप होगी। बीच बीच में कुछ कोशिश करेंगे हम भी बोल लें, तो स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलने से ही बोलना आता है। चलिए इसको भी करिए, देखिए उद्देश्य भी खत्म हो गया, भाषा कौशलम भी खत्म हो गया। छोटे छोटे टॉपिक है, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। करिए करिए, जल्दी करिए। थक जा रहे हैं, कोई बात नहीं। देखिए हमने श्लोक सिलेबस का आधा से अधिक खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग टू द पॉइंट जा रहे हैं। देखिए अब हम लोग टू द पॉइंट जा रहे हैं। इस तरह से हम लोग नीचे से देखा जाए तो सिलेबस आधा से अधिक खत्म कर चुके हैं। 15 नंबर वाला मुश्किल से और 15 मिनट की और क्लास होगी ज़्यादा से ज़्यादा। देखते हैं, ये देखिए एक बार, आपका एक टॉपिक था भाषा स्वरूपम, सिलेबस के समय हमने आपको बताया था, ठीक। तब भाषा स्वरूप वही होता है, हमने अभी आपको पीछे पढ़ा दिया, अभिग्रहणात्मक अभिव्यक्तात्मक, मतलब ग्रहणात्मक और व्यक्तात्मक। त्रिग्रहणात्मक और व्यक्तात्मक यहाँ से कंप्लीट, उसको इसमें भी डाल सकते हो आप। क्लियर, स्वरूप दो प्रकार के होते हैं। क्लियर हो गया। अब संस्कृत शिक्षण से सूत्राणी, शिक्षण विधि, ये दोनों को देखिए। शिक्षण विधि को हमने आपको अलग से एक शिक्षण विधि टॉपिक करके कुछ थोड़ा सा कुछ मिनट का उसको आप देख लीजिएगा, उसको डिटेल से बताया है। यहाँ भी थोड़ा बता दे रहा है, लेकिन उसको भी आप लोग देख सकते हो। बहुत ज़्यादा नहीं, छोटा सा वीडियो है, इससे होगा कि हम लोग और शार्ट ले जा सकते हैं। संस्कृत शिक्षण की विधि क्या होती है, संस्कृत की शिक्षण आप कैसे कराओगे, तो अभ्यास से, बार बार अभ्यास कराओगे तो संस्कृत शिक्षण बढ़ेगा। तो अभ्यास करा के, अनुकरण करा के, मतलब ये विधि है, अभ्यास विधि, इसको विधि लिखेंगे हम, ठीक। अनुकरण विधि, अनुकरण विधि द्वारा आप जैसे बोलो वो वैसा बोले, आप जैसे लिखो वो वैसा लिखे, तो अनुकरण कर रहा है, ठीक। तो अनुकरण विधि, अब ये मत कहिएगा वो तो श्रुत लेखन था, अनुलेखन था, ठीक है था, लेकिन अनुकरण के अंदर वो दोनों था। लेखन के अंदर जाएंगे, अनुकरण के अंदर, अनुकरण कई टाइप से हो सकता है ना, कि आप घर में हो, आप चाबी बाइक से खोल रहे हो, लेकर खोल रहे हो, तो वो भी देखेगा बच्चा, तो बाइक से खोलने लगेगा, छोटे लेवल पे। अब बड़े लेवल उसको पढ़ा रहे हो, तो जो जो चीज़ आप करोगे वो करेगा, तो अनुकरण कई लेवल पे हो सकता है। अनुकरण में वैसा, अभ्यास से, अभ्यास बार बार कराना, किसी भी टॉपिक का बार बार रिवाइज करिएगा, अब इसी का देखिएगा कितना बार बार मतलब प्रैक्टिस करिएगा, तो देखिएगा चीज़ें, सब्जेक्ट आपका मजबूत होगा कि नहीं होगा। परिष्कार द्वारा, कोई भी सब्जेक्ट या टॉपिक आप उसको पढ़ा रहे हैं तो उसको परिष्कृत रूप से पढ़ाइए, मतलब उसको और सुसज्जित रूप से, उसको बढ़िया से क्लियरिटी, जैसे हम उसको क्लियरिटी करके पढ़ा रहे हैं तो परिष्कृत रूप से। वाक्य संशोधन द्वारा, वाक्य संशोधन के द्वारा, अगर आप पढ़ा रहे हो बच्चों को, कोई टॉपिक दिए, अगर उसको चीज़ें नहीं समझ पा रहा है तो वहाँ पे आप उसका लैंग्वेज बदल दीजिए, कुछ उसके वाक्य में संशोधन करिए, उसके दैनिक जीवन से जोड़ दीजिए, उस विधि से आप उसको पढ़ा कर देखिए, सीख जाएगा। निदानात्मक उपचारात्मक, अभी आपको बताएंगे, पहले निदान करेंगे दिक्कत क्या है वो विधि, फिर उपचार कर देंगे वो विधि। परीक्षण निदानात्मक में, उपचारात्मक उसमें, विधि भी उसमें कह सकते हैं। विधि के द्वारा मतलब निदान करके पता कर ले बच्चों को क्या समस्या, उस विधि से, अन्य उपचारात्मक से क्लियर कर दिए। एक खंडाव्य और दंडाव्य दोनों आता है, ये भी संस्कृत की बहुत इंपॉर्टेंट है। खंडाव्य का मीन्स ये हुआ, खंडाव्य जैसे आप पढ़ते हो ना, विश्लेषण, विश्लेषण मतलब कि बी मतलब विखंड, विखंड खंड करके पढ़ाना, तो खंडाव्य मतलब उसी तरह से खंड खंड, विश्लेषण बी खंड होता ना, विश्लेषण बी मतलब विखंड, उसी तरह से खंडाव्य में खंड खंड करके पढ़ाएंगे। दंडाव्य में उसको एक व्याकरण के रूप में, एक सीधा रूप में इसे जोड़ देंगे और उसको पढ़ाएंगे। तो खंडाव्य दंडाव्य जैसे ऑप्शन वैसा आपको आंसर देना है। क्लियर। अब आते हैं आपके शिक्षण सूत्राण की तरफ। ज्ञाता ज्ञातम, ज्ञाता ज्ञातम का मीन्स होता है, यहाँ देखिए यहाँ से ये टूटेगा, ज्ञाता ज्ञातम यहाँ आपको पढ़ा चुके हैं, ज्ञात से अज्ञात। आप जब दीर्घ संधि पढ़ोगे ना तो उसमें होता है ना कि ता आ गया ना, ज्ञात अज्ञात, यहाँ से ज्ञात है, फिर ये अज्ञात है, ये त अ है ना, ये अ है, तो ज्ञात आप पढ़े हो कई जगह, इससे संधि से भी क्वेश्चन इस तरह से बनता है, वहाँ पे देखोगे ना इस तरह से,
रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, एक बहुत अच्छा आता है, देखिए पढ़ाते समय रिकॉल आएगा तो इसको बता देंगे, मतलब एक आता है वहाँ बहुत बढ़िया है। ठीक भाई, ये इसको भी ले सकते हो, ज्ञाता ज्ञाता, मतलब ज्ञात जो चीज़ें बच्चे को ज्ञात है, उसको पशु के बारे में जानकारी है, पेड़ पौधे के बारे में, तो उसी के बारे में बता करके और आप अज्ञात की तरफ ले जाइए। पानी देख रहा है, ठीक, वो मूर्त रूप हो गया, मूर्त का है कि नहीं, स्थूल सूक्ष्म, एक मूर्त भी लिख लीजिए, ये इसी से जुड़ा होता है, ज्ञात अज्ञात से, मूर्त से अमूर्त। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, दोबारा रिपीट कर रहे हैं, कहाँ पढ़ा चुके हैं, एक शिक्षण विधि में ये सब पढ़ा चुके हैं। तो मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाइए बच्चे को, तो मूर्त से अमूर्त या ज्ञात से ज्ञात। तो मूर्त मतलब वो चीज़ों को देख रहा है, पानी को वो देख रहा है, ठीक, मूर्त हुआ। अब उसको हवा का कंसेप्ट बताएंगे, ऑक्सीजन का बताएंगे, वो अमूर्त है। तो पहले मूर्त बताएंगे तभी ना अमूर्त वो समझेगा कि वो हाँ पानी के अंदर भी दो गैसें जुड़ी हुई हैं। ज्ञात है जो, उससे अज्ञात की तरफ बताइए। स्थूल से सूक्ष्म पहले बड़े लेवल पर बताइए, पहले पेड़ बताइए, ठीक, जब पेड़ को वो जान जाएगा तो फिर उसके बताइए कि बच्चा ये पत्ती है, ये तना है, ये जड़ है। तो पहले स्थूल बड़े रूप में, स्थूल मतलब बड़ा होता है, बड़ा बताइए, फिर सूक्ष्म की तरफ ले जाइए। सरलात कठिनाम प्रति, सरल, पहले सरल चीज़ों को बताइए, जो सरल है, इजी है, उसको बताइए, फिर कठिन की तरफ ले जाइए। छोटे बच्चों को पहले इजी चीज़ बताइए, सरल चीज़ बताइए, फिर इजी की तरफ। देखिए सारी चीज़ मिल रही है कि नहीं, बस थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज चेंज होता है। हिंदी आई है संस्कृत से ही, तो जाहिर सी बात है संस्कृत की चीज़ें हिंदी में भी मिलेंगी। आगमनात निगमन, आगमन से निगमन हमने आपको पढ़ाया है कि पहले आगमन विधि फिर निगमन, आगमन से निगमन की तरफ जाएंगे। उदाहरण पहले, आगमन में क्या होता है, पहले उदाहरण फिर रूल, ठीक, तो पहले बच्चों को उदाहरण से समझा दे, फिर रूल की तरफ ले आएंगे। विश्लेषण से संश्लेषण, हमने कहा था ना यहाँ पे खंड, पहले किसी चीज़ को आप तोड़िए, पहले क्या हुआ आपने बता दिया ना, पूरा पेड़ है सामने बहुत बड़ा, आप उसको पहले क्या कर रहे हो, विश्लेषण कर रहे हो, तोड़ रहे हो कि ये इसका पत्ती है, ये तना है, जड़ है, फिर आप उसको जोड़ रहे हो। संश्लेषण मतलब जोड़ करके इकट्ठा रूप में आप पेड़ का एक आकार बता दोगे, विश्लेषण से संश्लेषण। पूर्णांश अंश, देखिए पूर्ण अंश, इसका भी विच्छेद करोगे आप संधि में तो हो जाएगा पूर्णांश का मीन्स होता है कि पूर्ण से अंश, अंश है ना ये अंश। जैसे किसी का आपका किसी का नाम होगा शिवांश, तो शिव अंश, शिव का अंश, मेरे भतीजे का भी नाम है इसलिए बता रहे हैं, ठीक। पूर्णांश, मूर्त से अमूर्त, क्लियर, ये टॉपिक भी क्लियर, ये टॉपिक भी क्लियर, ये टॉपिक भी क्लियर। ये है कि बालकों के दोषों का निवारण कैसे करें, आपको प्रैक्टिकली पेडागोजी में पूछेगा कि बालक किसी समस्या से ग्रसित है, समस्या अलग अलग हो सकती है, तो अब उसको निवारण आप कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, शारीरिक परीक्षण के द्वारा। शारीरिक परीक्षण, बच्चों को आप क्या करेंगे, परीक्षण कराएंगे, क्या करेंगे, परीक्षण कराएंगे। शारीरिक परीक्षण करके मान लीजिए हो सकता है अंग में कोई दिक्कत है, बात बोला, हो सकता है उसके अंग में कोई प्रॉब्लम इस वजह से, तो उस तरह से एक दोष का निवारण होगा। एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण होगा, मतलब ये देखेंगे क्या उसके संवेग प्रॉब्लम है, क्या उसके मानसिक रूप से कोई प्रॉब्लम है, क्या उसकी रुचि जिज्ञासा, क्या वो भय में है, क्या वो डर में है, क्या वो पिछड़े एरिया में है, क्या उसके अंदर क्यों नहीं ये चीज़ें हो पा रही हैं, क्यों नहीं कॉन्सेप्ट को समझ पा रहा है, क्या उसका बेसिक कमजोर है, क्या दिक्कत है, मतलब उसको मनोवैज्ञानिक रूप से देखना कि हाँ उस परीक्षण के द्वारा, और उसके बाद उसके दोषों का हम निवारण कर देंगे। मान लीजिए उसमें पता, शारीरिक में पता चल गया ये समस्या है, कान में एक सुन नहीं पा रहा है, तब सुन नहीं पा रहा है तो हो सकता है कान उसका ज़्यादा डिस्टर्ब हो, तो उसको कान वाली मशीन दे देंगे, शारीरिक परीक्षण करेंगे तभी ना पता चलेगा कि हाँ कान में दिक्कत है। चश्मा, आँख से प्रॉब्लम है तो चश्मा, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्चुअली थोड़ा डिस्प्ले के लिए उसको लगाए हैं, डिस्प्ले उसप्ले पे सिस्टम पे वर्क करना पड़ता है तो वहाँ पे हेल्प करता है। मनोवैज्ञानिक में बता दिए कि उस तरह से जब रुचि जिज्ञासा संवेग की बात आएगी तो उसको उस तरह से माहौल देंगे ताकि वो भय फियर सारी चीज़ें खत्म हो जाए। शिक्षण विधि से परिवर्तित, अगर आपकी एक शिक्षण विधि मान लीजिए आपने व्याख्या करके ही पढ़ाया समझाया, अगर वो चीज़ आपको नहीं समझ में आई तो फिर आप उसका तरीका बदलिए। हो सकता है बच्चा खेलने कूदने में बहुत इंटरेस्ट ले रहा हो तो उसको खेल खेल में पढ़ा दीजिए, गीत के रूप में पढ़ा दीजिए, जैसे समझ में आए वैसे पढ़ा दीजिए। जिस विधि को बदलना है उस विधि से इसमें से कोई भी विधि अपना करके पढ़ा दीजिए। वर्णना उच्चारण स्थान स्वरूपम, वर्ण के उच्चारण के स्थान के स्वरूप के बारे में पता करिए कि वर्ण का उच्चारण, मान लीजिए कि वर्ण का उच्चारण वो उसका नहीं सही हो रहा है, हो सकता है कि मुख से कोई दिक्कत हो, उसको मुख से कोई दिक्कत हो, तो मुख से दिक्कत होगा तो क्या होगा बच्चा, मुख से कोई दिक्कत है तब पहले उसका शारीरिक टेस्ट कराए, अगर उसके बाद भी वो चीज़ उसकी नहीं सही हो रही है उसके उच्चारण में
तब क्या करेंगे? शारीरिक रूप से जब पता नहीं चल पाया इसका, शारीरिक रूप से इसका पता नहीं चल पाया, तो वर्ण के उच्चारण का स्थान के बताएंगे। जैसे होता है ना, कंता मुद ओ, कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इसके उच्चारण से हम बताएंगे कि क्यों स को फ कह रहा है, क्यों र को ल कह रहा है। तो उसके उच्चारण का स्थान से बोलेंगे कि अब तुम ऐसे करके बोलना सीखो, ऐसे बोलोगे तो उच्चारण उसका सही हो जाएगा। दो दोषों का निवारण भी आपका खत्म हो गया। मुश्किल से 2 या 3 टॉपिक्स और हैं आपके, ये करिए, उसको भी करा दे रहे हैं, लगभग खत्म होने वाला है। अगला टॉपिक है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग संस्कृत शिक्षण के सामान्य सिद्धांत। संस्कृत शिक्षण के सामान्य सिद्धांत अभी हमने आपको उसमें बताया था ना, क्या पढ़ाया था? अभी हमने सूत्र पढ़ाया था, विधि पढ़ाई थी। तो कैसे हम पढ़ाएंगे, सिद्धांत उसमें कैसे होंगे, तो हम किस सिद्धांत को फॉलो करेंगे, बदल के देखिए। स्वाभाविकता हमने आपको टैगोर में पढ़ाया है कि बच्चे की स्वाभाविकता के अकॉर्डिंग, पॉजिटिविटी के अकॉर्डिंग, उस जैसे उसकी स्वाभाविकता स्वभाव, उसके भाव के अकॉर्डिंग पढ़ाना है। ठीक, रुचि के अकॉर्डिंग, उस बच्चे की रुचि, जब उसके स्वाभाविक रूप से जब आप उसको कुछ करने दोगे तभी ना उसमें रुचि जागेगी। तो रुचिपूर्वक, ये रुचि नहीं होगा, रुचि हो जाएगा, रुचिपूर्वक पढ़ाना है। एकता सहभागिता, एकता मतलब लोगों, बच्चों को एक साथ लाना, उनको एक साथ लाएंगे। और सहभागिता की, सहभागिता उनकी होगी आपस में, सहभागिता मतलब भाग लेंगे, साथ में सब भाग ले करके एकता के रूप में पढ़ेंगे, तो ग्रुप में पढ़ेंगे तो बढ़िया लर्निंग होगा। भावनात्मक अभिव्यक्ति, भावना के अकॉर्डिंग, भावनात्मक जो उसकी फीलिंग्स है, वो किसी रीजन से वो कुछ और बताना चाहते हैं। मान लो आपने कोई और टास्क दिया, आपने उस दिन में बताए थे कि मान लीजिए आपने टास्क दिया अपने पड़ोस में जीव जंतु के बारे में या पेड़ पौधे के बारे में, वो जाकर के हो सकता है किसी भौगोलिक नदी नाले के बारे में या फिर पहाड़ के बारे में, आसपास की जो रीजनल चीज़ें उसके बारे में बता दिया। तो उसके भाव समझिए, उस पर कुंठित मत होइए, वो जो अंदर रखा हुआ है उसके अभिव्यक्ति होने दीजिए, वो बेहतर सीखेगा। फिर आप अपने अकॉर्डिंग उसकी इमोशन बदल के आप जो टास्क चाहते हैं वो धीरे धीरे वो भी करने लगेगा। ठीक। व्यक्तिगत भिन्नता, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। व्यक्तिगत भिन्नता मतलब अगर एक माँ के जुड़वा हुए बच्चे हैं ना, वो जब जन्म ले लेंगे धरती पे तो उनमें भिन्नता होने लगती है। वो किसी न किसी रूप में, विचार में, शारीरिक रंग रूप, किसी न किसी कदकाठी रूप से भिन्न होंगे। हो सकता है कोई एक बार में समझ रहा हो सकता है कोई 2 बार में समझे, हो सकता है कि कोई किसी फील्ड में स्पेशल हो, कोई किसी फील्ड में स्पेशल हो जाए, किसी को खेल के द्वारा समझ में आ रहा है, किसी को कहानी के द्वारा समझ में आ रहा है। मतलब सबके अलग अलग क्षेत्र होते हैं। तो उस भिन्नता को आप क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और उनको उसी तरह से समझाएंगे। इस सिद्धांत, इसलिए तो है कि अब चेंज कर करके, सूत्र चेंज करिए, सिद्धांत चेंज करिए, आप विधि चेंज करिए, अलग अलग चीज़ तरीक़ों से समझाइए, लेकिन उसको पढ़ाइए। चयनम, जब अलग अलग व्यक्ति की भिन्नता है तो चयन भी तो अलग अलग करेंगे, कि अलग अलग बच्चों के अकॉर्डिंग चयन करेंगे। ये नहीं कि एक ही तरीके से सबको पढ़ाने लगे। हम आपको मल्टीपल एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं, इतना समय क्यों दे रहे हैं, ताकि आप समझ सको इस चीज़ को कि हाँ हमें इस तरह से पढ़ाना है, बदल बदल के। सक्रियता, संक्रियता, इस संक्रियता के मीन्स ये हुआ कि बच्चे की, देखिए एक होता है कि सक्रियता का मतलब, ये सक्रियता भी हो जाएगा, एक अलग से आप लीजिएगा, ये संक्रियता है, एक सक्रियता भी होगा। सक्रिय अभी हमको बताए तो थे, सक्रिय निष्क्रिय वाला बताए थे, बता चुके हैं। सक्रिय मतलब कि बच्चा खुद सक्रिय होकर सीखेगा। क्लियर। संक्रियता मतलब कि संक्रिय मतलब होता है ऑपरेशन करना, कि बच्चा कुछ खिलौने पाएगा, चीर फाड़ कर देखेगा उसके अंदर क्या है, तो संक्रियता उसको करने दीजिए। वो कुछ अन्वेषण करेगा, खोजेगा, तो जाके सीखेगा। एक ये भी सिद्धांत होता है कि बच्चों को दे दीजिए जो उसको हार्म ना करे, वो क्या बोला जाता है, खिलौने या फिर वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उससे वो सीखे, करके सीखे। अनुपात क्रम, जो बच्चा जिस अकॉर्डिंग उस हिसाब से उसको कार्य देंगे, उसके अनुपात, उसके क्रम को हम लोग डिसाइड करेंगे। ये सामान्य सिद्धांत खत्म हो गए। अब आते हैं भाषा अधिग्रहण में। भाषा अधिगम, भाषा अधिग्रहण और भाषा अधिगम, इसलिए हमने इसको बास्ट में रखा। पढ़ाते समय टीचर लोग इसको पहले रखते हैं, बाद में रखते हैं। इसका रीज़न अभी बता रहे हैं क्यों, पढ़ते समय आपको खुद पता चलेगा। भाषा अधिग्रहण क्या होता है, इसको हम हिंदी में कहते हैं अर्जन, इंग्लिश में कहते हैं एक्विजिशन, एक्वायर करना, और अधिगम मतलब लर्निंग। भाषा अधिग्रहण मतलब कि बच्चा जब पैदा हुआ, जो अपने परिवार में सीख रहा है, जो अपने परिवार में वो भाषा को सीख रहा है, उसी भाषा जो वो अपने परिवार में सीख रहा है, वो कोई भी भाषा होगी, वो उसकी मातृभाषा होगी, उसको वो अधिग्रहण कर रहा है। ना उसको कोई बैठा करके भाषा को सिखा रहा है, ना व्याकरण दे रहा है, ना कुछ, ना टेस्ट ले रहा है,
वो सुन सुन के देख देख के सीख रहा है, ठीक। तो मातृभाषा होगी उसकी जो भाषा को अधिग्रहण किया। और कहाँ पे? समाज द्वारा या फिर परिवार। समाज परिवार होता है ना कि परिवार जो है समाज की एक इकाई होती है, तो परिवार जब मिलेंगे तो समाज में बनेगा, ठीक। अनुकरण द्वारा, अब हमने क्यों कहा अनुकरण, ये इसको हमने बाद में क्यों लिखवाया? क्योंकि हम सिद्धांत ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं भाषा का। उसमें क्या था, किसने कहा था अनुकरण द्वारा सीखना? बताया था ना वही अनुकरण किसने कहा था, याद करिए। बताते हैं, आप याद करिए, दिमाग पे थोड़ा कल पढ़ाए थे ना इंग्लिश में, आप इंग्लिश वाले नहीं, ब्रेन स्टॉर्मिंग वाला, मानसिक उद्वेलन वाला, दिमाग को आइडियाज निकालिए। सहज भवती, सहज भवती, सहज मीन्स क्या हुआ कि बच्चे के सहज मतलब स्वाभाविक, स्वाभाविकता से जोड़िए। सहज, सहज मतलब स्वाभाविक, कि स्व सहज होता है, मतलब उसको वो स्वाभाविक क्रिया है, जैसा देखेगा जैसा जानेगा वैसा वो भाषा को सीखेगा। उसको आपको अलग से आर्टिफिशियल करने की जरूरत नहीं है, वो जो देख रहा है वो सीख रहा है, सहज रूप से सीख रहा है, स्वाभाविक रूप से सीख रहा है। अनौपचारिक भवती, एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। अनौपचारिक, अनौपचारिक मतलब अलग लगेगा अन, फिर अन प्लस औपचारिक, ये आप पढ़ोगे ना संधि तो आएगा अन प्लस औपचारिक, अनौपचारिक। मीन्स कि औपचारिक रूप से नहीं, अन लग गया मतलब कि नहीं, बिना औपचारिकता के। बिना औपचारिक मीन्स क्या होगा कि किसी नियमित कक्षा में बैठा करके नियमित कालखंड में कि 30 मिनट की लेक्चर होगी, ये भाषा हम पढ़ा रहे हैं, तो वो औपचारिक। ये करे नहीं, वो औपचारिक नहीं, उसके अगेंस्ट अनौपचारिक, कि न ही कक्षा होगा न ही कुछ और होगा, वो बिना किसी कालखंड के वो भी सुन सुन करके सीख रहा है, तो क्या हो गया अनौपचारिक। ये क्या होगा अधिग्रहण। तो अधिग्रहण कैसे होता है? मातृभाषा को सीखते हैं, समाज परिवार द्वारा सीखते हैं, अनुकरण करके सीखते हैं, स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, अनौपचारिक रूप से सीखते हैं। क्लियर? किसने दिया था? स्किनर ने कहा था, भूलना नहीं है, पिछली बार ही आया था। अर्जन जो होता है ये मातृभाषा होती है कि जो बच्चा घर में जैसे ही जन्म लिया, जो परिवार की भाषा सुन रहा है, जो परिवार से सुन रहा है, जैसा वो समाज से देख रहा है, परिवार समाज की एक इकाई ही होती है, तो जैसे जैसे वो देख रहा है, जैसे जैसे वो सुन रहा है, अर्जन कर रहा है, ठीक। इसमें ना वो औपचारिक रूप से देख रहा है, ठीक, वो सहज भाव से देख रहा है, अनुकरण करके सीख रहा है, तो ये इसकी मातृभाषा होती है। तो कभी भी आप सुनते हो ना कि मातृभाषा कौन सी, तो जो मदर लैंग्वेज होती है बच्चे की सीखने वाली भाषा होती है। इसमें क्या होता है कि इसको हम लोग द्वितीय भाषा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मातृभाषा तो हमारी पहली हो गई, मातृभाषा हमारी पहली हो गई, तो इसको हम लोग द्वितीय भाषा बोलेंगे। जब इसको द्वितीय बोलेंगे हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ये प्रथम, ये प्रथम भाषा होती है। क्लियर? ये द्वितीय भाषा होती है। ये परिवार द्वारा, ये विद्यालय की कक्षा में हम लोग सीखते हैं। इसको मानक भाषा बोला जाता है। मानक भाषा क्यों बोलते हैं? मानक भाषा इसलिए कि आप कहीं, जैसे कि हर लैंग्वेज की अपनी अपनी एक लिपि होती है, बट लेकिन जो मानक भाषा होती है उसकी एक अपनी एक लिपि होती है। लेकिन हमारी मातृभाषा कुछ ऐसी अलग भी हो सकती है। जस्ट लाइक मान लीजिए भोजपुरी की एक लिपि नहीं है, इसको कहीं विद्यालय में आप जाकर पढ़ते नहीं हो तो इसकी लिपि नहीं है, तो मान लीजिए इसको हम द्वितीय भाषा माने भी कहीं जा करके, तो उसको आप कैसे पढ़ोगे? क्लास में उसको कैसे पढ़ाया जाएगा? ना इसका कोई व्याकरण है, ना इसका कोई वर्णमाला है। तो मानक भाषा वो होती है जिसका हम लोग क्या करते हैं, एक निश्चित कक्षा में बैठ कर पढ़ते हैं और इसको राजकाज में काम आता है। जैसे हिंदी हमारी राजभाषा हो गई, इंग्लिश से हमारे प्रशासनिक व्यवस्थाएं चलती हैं, बहुत सारी ये सारी भाषाओं को हम लोग मानक भाषा कहते हैं, ठीक। तो अधिगम क्या करते हैं हम लोग? मानक भाषा का अधिगम करते हैं। और द्वितीय भाषा के रूप में अगर हम भोजपुरी को ले लें तो हम इसको सीख तो लेंगे द्वितीय भाषा के रूप में। मान लीजिए कोई बच्चा है जिसका प्रथम लैंग्वेज ही इंग्लिश है, वो विदेश का है या कहीं का भी है, इंडिया के भी प्रथम लैंग्वेज इंग्लिश हो सकता है, साउथ इंडियन में चले जाओ या फिर असम वगैरह में, तो इंग्लिश वहाँ हो सकता है, इसका वो नहीं है। लेकिन जब वो हो सकता है कि हमारे परिवेश में जब आए तो उसकी द्वितीय भाषा तो भोजपुरी हो जाएगी। लेकिन क्या वो उसके लिए कोई निश्चित कक्षा में जाएगा सीखने? नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी कोई व्याकरण है नहीं, वो परिवेश से रह के ही सीखेगा ना। एक टफ क्वेश्चन और बनता है, देखिए इसी के साथ आपको बता दें कि मातृभाषा एक से अधिक भी हो सकती है। मान लीजिए कोई बच्चा शुरुआत के 2 साल भोजपुरी सीख रहा है, उसके अंदर भाषा अधिग्रहण यंत्र है, समझिएगा इस बात को। तो एक भाषा सीख लिया, ठीक। अब जैसे ही वो गया दूसरे परिवेश में, कहाँ गया? दूसरे परिवेश में, वही 2 साल के अंदर ही वो दूसरे जगह में गया, तो वहाँ बिना व्याकरण का वो चीज़ें सीखने लगा। मान लीजिए वहाँ इंग्लिश सीखने लगा, मतलब सुन रहा है, सुन के सीख लिया, तो उसको भी विदाउट निश्चित कक्षा में सीखा ना, बिना व्याकरण से, क्योंकि 3 साल के बच्चे को आप तो क्लास में ले जाकर पढ़ा नहीं रहे हो,
तो मीन्स कि आपको वहाँ पे उसने वो भाषा भी सीख लिया, उसने उसका भी अर्जन किया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक भाषा का अर्जन होगा, एक से अधिक भाषा का भी अर्जन हो सकता है। जिस भाषा को हम लोग परिवेश से सीखते हैं वो अर्जन होता है, सीधा समझ लीजिए। जिसको हम लोग परिवेश से सीखते हैं वो अर्जन हो जाएगा, और जिसको हम लोग एक निश्चित कक्षा एक निश्चित कालखंड में सीखेंगे वो अधिगम हो जाएगा। क्लियर? इसको हम लोग प्रयास पर्यंत सीखते हैं। हमने बताया ना कि मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे, क्लास में बैठेंगे, उसको समय देंगे, चेतन मन से सीखेंगे। तो ये होता है अचेतन, ये अचेतन मन से सीखते हैं। बच्चे को पता ही नहीं है ना कि वो सीख रहा है, वो तो बस सीख रहा है, बस जो जो सुन रहा है वो अनुकरण कर रहा है। ये अचेतन हुआ, ये हुआ चेतन। ये सोच समझ के, जानबूझ के, अच्छे से समझ के कि हमको इसको सीखना है, सीखता है। तो ये आपका अधिगम हो गया, ये आपका अधिग्रहण हो गया, ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे तो ये सारी चीज़ें थी। देख लीजिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे फंस सकते हैं। पूछ देगा कि प्रथम भाषा कौन सी, अर्जन होता है। मातृभाषा अर्जन होता है। समाज द्वारा कौन सी भाषा सीखी जाती है, तो अर्जन किया जाता है, अधिग्रहण किया जाता है। अनुकरण अर्जन करके होता है। सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से कौन सी भाषा सीखी जाती है, अधिग्रहण या मातृभाषा सीखी जाती है। अचेतन मन से अधिग्रहण किया जाता है। अनौपचारिक अधिग्रहण किया जाता है। अधिगम में ये हो गया आपका कि द्वितीय भाषा अधिगम की जाती है। विद्यालय द्वारा अधिगम किया जाता है। मानक भाषा अधिगम में होता है। प्रयास पर्यंत अधिगम किया जाता है। औपचारिक अधिगम किया जाता है। चेतन मन से अधिगम किया जाता है। उत्कृष्ट लेखनम, व्याकरण के सुधार को शुद्ध रूप से। देखिए कि ये भी टॉपिक था ना आपका, उत्कृष्ट लेखनम। उत्कृष्ट लेखन हम कैसे कराएंगे, उत्कृष्ट लेखन हम कैसे कराएंगे? व्याकरण के सुधार, व्याकरण के सुधार से मतलब किसी भी भाषा का शुद्ध, उत्कृष्ट मतलब अच्छे लेवल का, उत्कृष्ट लेखन मतलब अच्छे लेवल का लेखन कैसे कराएंगे? जब किसी भाषा का, संस्कृत भाषा का जब व्याकरण को बढ़िया से पढ़ लेंगे, उसकी वर्तनी सुधर जाएगी, लिखने का हर एक चीज़ का तरीका सुधर जाएगा, तो जब उसका सुधार हो जाएगा तो आप शुद्ध रूप से क्या कर पाओगे? जब शुद्ध रूप से आप लिख पाओगे। और जब किसी का व्याकरण सुधार लिया, अपने वर्तनी वगैरह सुधार लिया, तो फिर क्या हो जाएगा? विराम चिन्ह वगैरह सारा चीज़ होता है, समझ लिया, वो सही हो गया तो आपको शुद्ध रूप से लेखन हो गया। जब शुद्ध रूप से लेखन हो गया तो आपको उत्कृष्ट लेखन हो जाएगा। क्लियर हुई चीज़ें? तो आएगा क्वेश्चन कि उत्कृष्ट लेखन कैसे कराया जाएगा, तो व्याकरण के सुधार से, शुद्ध रूप से। ये मत कहना कि वहाँ पे कि व्याकरण तो निगेटिव होता है, नहीं। कॉन्टेक्स्ट को, भाषा के संदर्भ को समझिए, क्या है कि व्याकरण के सुधार से होता है। ठीक, व्याकरण के सुधार से आप शुद्ध रूप पाओगे कि नहीं पाओगे? ये डायरेक्ट ही लिख दिया ना, उत्कृष्ट लेखन, उत्कृष्ट लेखन, अच्छे लेवल का लेखन। क्लियर? समझिए, कहीं कहीं निगेटिव वर्ड भी पॉजिटिव हो जाता है, कहीं कहीं पॉजिटिव भी निगेटिव हो सकता है, बट कहाँ कि अगर उस संदर्भ कोई चीज़ ही ना हो। या आपको साइकोलॉजी में 2-3 चैप्टर में सारी चीज़ पढ़ाए हुए हैं, कब पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव होता है, वो भी आप विजिट करिए। अब पहले से चीज़ें बेहतर हो रही हैं। ठीक, अधिगम अक्षमता, हमने अधिगम अक्षमता भी आपको पढ़ाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक बार और थोड़ा सा हिंट आपको दे रहे हैं। बाकी ये सारी चीज़ें हम आपको साइको में पढ़ा चुके हैं। ये सारी चीज़ें आपको एट पूरी तरह से आपको इंग्लिश में ही लिखी आएंगी। अगर कहीं पे हिंदी में, मतलब इंग्लिश में लिखी आएंगी, तब तो ऐसे पकड़ ही लोगे। आप कहोगे संस्कृत में इंग्लिश कैसे आएगी? संस्कृत में लिखी हुई सेम टू सेम डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया लिखा आएगा। बट आपको क्या करना है वहाँ पे कि अगर ऐसे लिखा है तो हम आपको बता दे रहे हैं, अगर ऐसे नहीं, अगर वहाँ पे हिंदी लिखा आ जाए तो हिंदी को तो आप वैसे ही पकड़ लेंगे और आप समझ जाएंगे। इसलिए वो लोग टर्म देते हैं, स्पेशल टर्म जो उसके लिए बनाया गया है। तो डिस का मीन्स क्या होता है? डिस का मीन्स होता है कहीं की अक्षमता, डिसेबिलिटी, तो मतलब उसकी कमी। ठीक, तो इसकी कमी हुई किसका? लेक्सिया। तो डिसलेक्सिया, लेक्सिया का हम लोग यूज करते हैं पठन संबंधी विकार के लिए। किसके लिए? पठन संबंधी विकार के लिए हम लोग डिसलेक्सिया का यूज करते हैं। ये आपको हर बार पेपर में आता है। ठीक, डिसग्राफिया, ग्राफ की बात कहाँ आएगी? ग्राफ की बात आपकी कहाँ आएगी? ग्राफ की बात आएगी, ग्राफ पे हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं, ग्राफ पे लिखते हैं। तो लेखन संबंधी विकार को पूछेगा तो डिसग्राफिया हो जाएगा। डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन हम कहाँ करते हैं? मैथ में। तो जहाँ कैलकुलस की बात आएगी, डिसकैलकुलिया की बात आएगी, तो गणित संबंधी विकार हो जाएगा आपका। अब फेजिया, फंस रहे हैं हम लोग, बार बार फंस रहे हैं, का बोलने में फंस रहे हैं। ठीक, जब बोलने में फंसेंगे तो वाक संबंधी, बोलने संबंधी, भाषा संबंधी। तो अफेजिया किसकी होती है? बोलने भाषा संबंधी विकार को अफेजिया कहते हैं। चीज़ें समझ में आ रही है? ठीक है, भाषा विकास। अब ये एक टॉपिक है आपका भाषा का विकास। तो भाषा का विकास कैसे कराएंगे? अभिव्यक्ति द्वारा।
अभिव्यक्ति मतलब उसको हम बोलना सिखा रहे हैं, बोलना से मतलब बोलने के अवसर दे रहे हैं। अभिव्यक्ति करो, लिख के करो या फिर बोल के करो। अभिव्यक्ति कितने तरीके से हो सकती है? 2 तरीके से, लिख करके या बोल करके हो जाएगी। तो उसके द्वारा हम जो भाषा का विकास, किसी में हम लोग कहें ना कि मान लीजिए हमको संस्कृत भाषा का विकास करना, तो कैसे होगा? अब ज़्यादा से ज़्यादा लिखोगे या बोलोगे तभी ना आपके अंदर उस भाषा का विकास होगा, तो अभिव्यक्ति का अवसर मिले, ठीक, भाषा का प्रयोग हो, आप फिर उसको बोल रहे हो, फिर उसको आप सीख लिए, आप उसका बार बार हर जगह आप उसका प्रयोग कर रहे हो। जैसे हिंदी भाषा हम लोग कितनी अच्छी डेवलप है हिंदी भाषी क्षेत्रों में, क्यों? क्योंकि हम लोग इसको बार बार अभिव्यक्त करते हैं और बार बार उसका प्रयोग करते हैं। और अवसर दीजिए बार बार बच्चे को, गलती कर रहा है फिर भी दीजिए, धीरे धीरे वो सीख जाएगा। अब आप हम लोग को अवसर भी मिलता है बार बार, इसीलिए हम लोग का भाषा का विकास हुआ है। ये टॉपिक्स भी कंप्लीट, बस एक लास्ट है छोटा सा टॉपिक, उसको भी कंप्लीट करा दे रहे हैं, ये देख लीजिए। और ये रहा आपका अंतिम टॉपिक्स, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत बनता है बढ़िया से, कविता से और कथा कथन से। कहाँ से? कविता से और कथा कथन से। कैसे? कथा कथन से क्वेश्चन पूछेगा कि कथा, क्वेश्चन बना देगा कथा कथन से क्या होता है, मतलब बच्चों को क्या मिलता है, हिंदी में भी या किसी भी लैंग्वेज में, वहाँ भी दे देगा कथा कथन, कविता को वहाँ पोएम दे देगा, पोएट्री दे देगा। तो बच्चों को भाषा के समग्र रूप की प्रस्तुति मिलती है। कथा कथन, जब हम बच्चों से क्या करते हैं? कथा कथन करते हैं, कथा बोलेंगे, कथन कहेंगे, कहानियाँ कहेंगे। जब ये सारी चीज़ हम कहेंगे ना, तो बच्चे भाषा का सारा रूप जान जाते हैं। सारा रूप मीन्स कि उसमें कहीं उतार होगा, कहीं चढ़ा होगा, कहीं हैरत अंगेज वाली चीज़ होगी, कहीं आश्चर्य वाली होगी, कहीं दुखद होगा, कहीं करुणा वाला होगा, तरह तरह की चीज़ें होंगी, सारे इमोशन को सीखेगा। कहीं वहाँ पे दोहा चौपाई आ गया, कहीं वहाँ पे गीत आ गया बीच बीच में, मतलब जैसे जैसे चीज़ें आएंगी वैसे वैसे वो बताएगा। तो समग्र भाषा का समग्र रूप बच्चा कहाँ से मिल पा जाता है? कथा कथन से। इसीलिए हम लोग जब बचपन में थे ना, तो हमारे जो छोटे बुजुर्ग लोग थे, दादी नानी लोग क्या करते थे, ऐसी ऐसी कहानियाँ, उड़ने वाली कहानियाँ, परियोग कहानियाँ, आश्चर्य वाली कहानियाँ, कि हर रूप से हम लोग जान जाते। उसी में कभी कभी गाना आ जाता था तो लोग गीत भी गा देती थी। तो होता था ना, रहीम वहीम का हम लोग सुनते हैं तो उसमें दोहा वहा भी सुन लेते हैं। कहने का मतलब है कि तरह तरह के सारे समग्र भाषा का रूप कहाँ से मिलता है? कथा कथन से मिल जाता है, ठीक। संस्कृति को जानने का अवसर मिलता है कि अब हमने कहा ना कि अब कथा आपने पढ़ा, मैं पंचतंत्र के पढ़ा आपने विष्णु शर्मा की, किसी और की कोई और पढ़ा, गबन गोदान पढ़ा आपने, किसी क्या बोला जाता है, अभी करंट अफेयर्स आप पढ़े होंगे तो बहुत, डडार का फेरा, ऐसे ऐसे करके बढ़िया बढ़िया फेमस फेमस पुस्तकें हुई हैं, बुकर प्राइज़ वाली पुस्तकें भी मिली हुई इंग्लिश वगैरह में है। कहने का सेंस ये है कि अलग 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 सारी चीज़ें, अलग अलग सब क्या बोलते हैं, साहित्यकारों द्वारा क्या किया जाता है, अलग अलग साहित्यकारों द्वारा जो रचनाएं की जाती हैं, या फिर अलग अलग सब्जेक्ट, छोटे बच्चों को तो आप अलग अलग सब्जेक्ट की चीज़ें पढ़ाते हो। हिंदी में आपका कभी किसी प्रेमचंद्र की कोई कहानी आ गई, किसी की आ गई, तो सारी चीज़ें उसमें आती है। तो अलग संस्कृति का, ईदगाह में आपको मुस्लिम संस्कृति का मिल जाएगा, एक छोटा जादूगर है उसमें मैजिकल वाला मिल जाएगा, हिंदू धर्म की चीज़ें अलग अलग जगह से, बौद्ध धर्म की चीज़ें भी अलग जगह से मिल जाएगी, सिद्धार्थ की कहानी से बौद्ध धर्म का। तो अलग संस्कृति धर्म को जानने का अवसर कहाँ से मिलता है? कथा कथन, कथा कहानी बौद्ध के पढ़ते हो ना, ईदगाह पढ़ते हो ना, तो वहाँ से मिलता है कि नहीं मिलता है? मिल जाता है। भाषा का प्राथमिक रूप, भाषा का प्राथमिक रूप, भाषा का प्राथमिक रूप कैसे होता है? भाषा का प्राथमिक रूप कौन सा होता है? ये अलग क्वेश्चन है, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया आपका। नहीं, इसको रुक जाइए, ये कविता भी जान जाइए, कथा समझ लिए तो कविता भी जान जाइए। कविता का प्रयोजन, अगर क्वेश्चन आपका बने कि कविता का प्रयोजन क्यों किया जाता है, अगर पेपर में आपका है, चाहे हिंदी में चाहे संस्कृत में है, कविता का प्रयोजन क्यों किया जाता है, तो कविता का प्रयोजन किया जाता है बच्चों में आनंदानुभूति के लिए। आनंद की अनुभूति हो उनमें, उनको मज़ा है, उनको नॉलेज का भंडार देने के लिए नहीं, उसमें ऑप्शन आएगा रटाने के लिए, नॉलेज के भंडार के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए, चौथा ऑप्शन ये दिया होगा कि उनको आनंद आए। तो आनंद के लिए हम लोग कविता का प्रयोजन कराते हैं। उस छोटा बच्चे को पढ़ा रहे हो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, क्या पता है उसको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, उसको बस मज़ा आ रहा है, वो तो बस आनंद ले रहा है। हमको आज तक नहीं, कितने दिनों सालों तक नहीं पता था कि इसका मतलब क्या होता है, धीरे धीरे ना पता चला कि स्टार ये तो वो तरह तरह की चीज़ें हैं। तो सोचिए कि जो हम लोग छोटे में जो जो चीज़ हम लोग पढ़े थे, वो बस हम लोग मज़े के लिए पढ़ते थे, ठीक। अब ये देखिए कि अब क्वेश्चन एक बनता है कि भाषा का प्राथमिक रूप कौन सा होता है। तो भाषा का प्राथमिक रूप संकेत भाषा होता है। जब हम आपको व्याकरण पढ़ाएंगे हिंदी की, तो बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, बैच चालू करेंगे अगर हिंदी का तो संकेत भाषा,
भाषा का प्राथमिक रूप कौन सा होता है? संकेत भाषा। संकेत भाषा कैसे? 3 भाषा का ये समझ लीजिए, एक होता है लिखित, एक होता है मौखिक, एक होता है संकेत। तो संकेत भाषा जो होता है कि बच्चा जब छोटा है, देखिए हम सारी चीज़ों को उसी अकॉर्डिंग सोचेंगे, छोटा है तो वो अभी बोलना नहीं सीखा है, ना मौखिक रूप से बोल पा रहा है, ना लिखित रूप से लिख पा रहा है, जब इतना कहाँ डेवलप हुआ है, तो संकेत करता है। कुछ खाना होगा तो संकेत करेगा, मतलब चूसने लगेगा, तरह तरह की एक्टिविटीज़ वो करने लगेगा, मतलब इशारे से करके, बोल करके, एक वर्ड की आवाज़ निकाल करके वो बताने की कोशिश करेगा, आ माँ बा करता रहेगा। अभी आप लोग सुने भी होंगे, हमारे भतीजे उनकी आ रही थी आवाज़, क्या कि वो लोग बस इस तरह से अपने प्रयोग करते हैं संकेत का। तो प्रथम प्राथमिक रूप कौन सा होता है? संकेत भाषा। ऑप्शन आएगा कि भाषा का प्राथमिक रूप कौन सा होता है, तीनों दिया होगा, आप संकेत को मारिएगा, ठीक है। अव्यक्त, अब देखिए अभिव्यक्त कक्षा, समावेशी कक्षा। अभिव्यक्ता कक्षा मतलब कि कोई ऐसा कक्षा है जिसमें आप सबको अवसर दे रहे हो अभिव्यक्त करने का। हमने समावेशी कक्षा बता दिया, मतलब किसी भी लिंग का है, किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी पिछड़ा है, नहीं पिछड़ा, वंचित है, बुद्धिशाली है, प्रतिभाशाली है, रचनात्मक है, किसी भी तरह का बच्चा है, आप सबको अवसर दे रहे हो अपनी कक्षा में, वो अभिव्यक्त कर रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, बोलती हुई कक्षा है, तो उसको क्या मानेंगे हम? समावेशी कक्षा मानेंगे, छात्र केंद्रित शिक्षा और कक्षा मानेंगे। मीन्स क्या हुआ कि बच्चों के अकॉर्डिंग चीज़ें हो रही हैं। क्वेश्चन ये भी बनता है कि बोलती हुई कक्षा कैसी होती है? बोलती हुई कक्षा से पता चलता है कि क्लास हो रहा है, नहीं होता कि बहुत डिसिप्लिन, आवाज़ नहीं आनी चाहिए, आवाज़ जिसमें नहीं आई मतलब वो रोबोट हो रहा है, वहाँ पे बच्चों को शासित किया जा रहा है। शासित नहीं करना है, उनको बोलने दीजिए, थोड़ा सा डिसिप्लिन हिल जाए, बट उनका अवसर नहीं बिगाड़ना चाहिए। और ये हम टैग वर्ड बता रहे थे ना उस समय कि ये चीज़ें होती हैं, तो आपको क्वेश्चन में कभी कभी समीचीन और असमीचीन भी दिखा मिलता है। तो समीचीन का मतलब होता है कि प्रचलित, और असमीचीन का मतलब है अप्रचलित। तो चलिए दोस्तों, आइए देखें क्या क्या हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। हमारा जर्नी कहाँ से कहाँ तक था, कितना हुआ, हमने कहा था ना कि बस बहुत जल्दी क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हम लोगों ने। कहाँ गया सिलेबस? आपको तो लिखा, मान लीजिए वो स्लाइड तो है नहीं, डिजिटल वाला की स्लाइड वापस कर देंगे, देख लीजिए, देख लेते हैं आप लोग अपना। देखिए देखिए, संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य कंप्लीट हुआ, पढ़ा दिए। भाषा कौशल पढ़ा दिए, ध्यान दीजिए, भाषा का स्वरूप पढ़ा दिए। संस्कृत शिक्षण विधेय एवं संस्कृत शिक्षण मतलब संस्कृत की शिक्षण विधि और शिक्षण सूत्र पढ़ा दिए। सामान्य सिद्धांत संस्कृत का पढ़ा दिए। अधिगम और अधिग्रहण पढ़ा दिए। बहुभाषिकता पढ़ा दिए। उत्कृष्ट लेखन पढ़ा दिए। भाषा का विकास पढ़ा दिए। अधिगम क्षमता पढ़ा दिए। कहानी कथन कविता पढ़ा दिए। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया आपका सिलेबस कंप्लीट। अब बताइए, जो अब तक जुड़ा है वो कितना कुछ पाया होगा ये आप नहीं जानते हो। सारे चीज़ों का निचोड़ बता रहे हैं। 15 नंबर आपका तैयार करा दिए हैं। मुश्किल से 1 घंटा 15 मिनट या 20 मिनट का वीडियो बना होगा। आप लोग इसको 1 बार 2 बार सुनिए, देखिए, उसको लिख लीजिए, बार बार उसको रिवाइज करिएगा। आपको अलग से पढ़ने की कुछ ज़रूरत नहीं है। इस क्लास को पढ़ने के बाद आपको सीधा और सीधा सिर्फ और सिर्फ आपको पिछले सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। लिख कर दे रहे हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। 12 क्वेश्चन आप कर लोगे, 2-3 क्वेश्चन जो टफनेस होगा वो आप प्रैक्टिस करोगे तो डेवलप हो जाएगा। बची बात 15 नंबर पद्यांश की, तो वो हम आपको उसका क्या बोलते हैं एग्जाम्पल दे के 2-4 गद्यांश सॉल्व करा देंगे। आपका वो भी कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें भी बहुत ट्रिकें होती हैं। इसी ट्रिकें होती हैं कि लास्ट का 5 मिनट बचा है और आप 15 क्वेश्चन को आप अच्छे से कर ले जाओगे। तो चला जाए, देखिए कितना मेहनत किए हम, पैर दुखने लगा, प्यास लगी, सब चीज़ हुआ, थके हारे, बार बार होके, बार बार मिटाए लिखे, लेकिन आपका क्लास पूरा किए। इतने सारे मेहनत करने के बाद अब आप लोगों से हम क्या उम्मीद करें? एक शिक्षक क्या उम्मीद कर सकता है? शिक्षक नहीं, साथी बोलिए। हम जो सीखे हैं आपको दे रहे हैं, निःशुल्क सीखे हैं, निःशुल्क दे रहे हैं और देते रहेंगे। समाज सेवा होनी चाहिए, किसी को तो होना चाहिए। ये आपके नंबर इंक्रीज करेगा। बातचीत बहुत ज़्यादा हम करते भी नहीं, आप भी जानते हो, और करेंगे भी नहीं। अभी तक हमने ना एक लाइक का बोला, ना शेयर का बोला, ना सब्सक्राइब का बोला है। बट अगर आपको लगे कि हमने वाकई में मेहनत किया है तो प्लीज़ लाइक करिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, शेयर करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप शेयर करिए। आप शेयर करोगे, हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम लोग अपने आप को अपग्रेड कर पाएंगे, आपको और बेहतर चीज़ें मिलेंगी आने वाले सुपर टेट के लिए, एस टेट के लिए, KVS के लिए, DSSB के लिए, तरह तरह के क्लासेस आपको और अच्छे कंटेंट के साथ, बिना फालतू फर्जी की बात किए हुए, कम से कम क्लासेस में बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको दे करके आपका सिलेक्शन दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है।
मैंने ऑलरेडी बहुत सारे पेपरों को क्लियर किया हुआ है और आपकी भी कराऊंगा। जब मेरा निकला है तो आपको भी निकलेगा और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकलेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ विदा लेते हैं आपसे। आप लोग संस्कृत को अब इसके बाद आपको डर नहीं होगा, यही कहेंगे कि इसके बाद आपको डर नहीं होगा। बिंदास आप लोग बढ़िए, पढ़िए, एंजॉय करिए, अपना फीडबैक दीजिए। और आपकी क्या चीज़ें हैं, हिंदी क्लब पे अभी तक संस्कृत की क्लासेस नहीं पढ़ी थी, सर ने भी हमसे बोला था, हम बोले ठीक है सर, हम ही करा देते हैं। हम तो ऐसे ही ऑलराउंडर है, सारे बहुत सारे सब्जेक्ट करा सकते हैं। कोशिश करेंगे राज सर ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट कराएं, उनसे जो बचेगा वो सारा हम कराएंगे, ठीक है। तो आप लोग करिए, सेल्फ स्टडी करिए, मेहनत करिए, एग्ज़ाम आने वाले हैं, प्रैक्टिस मत छोड़िएगा, कंटेंट पूरा पढ़िए। कंटेंट पढ़ा दिया, अब इससे जितना प्रीवियस ईयर है सारा लगा दीजिए। और उसके बाद बचेगा क्या आपका, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस भरपूर करना है, ऑनलाइन प्रैक्टिस आपको सिस्टम पे बैठ के भरपूर करना है। तो चलिए, आप सभी लोगों का, आप लोग क्या बोलेंगे, हमने आपको थैंक यू बोल देते हैं, बड़ा वाला थैंक यू। अब तक आप लोगों को जुड़ने के लिए, फीडबैक दीजिए, सपोर्ट करिए, आपके सपोर्ट की हम लोगों की ज़रूरत है। और इसी सब के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अब एक नए सेशन में, नई शुरुआत के साथ। नमस्ते। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।